सभी लोग कमर सीधी कर लें, एक साथ गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो कल भी हमने कुछ बात की थी बैकग्राउंड की। मैंने आपको कहा था कि ये 2 लेक्चर ऐसे हैं जो एथिक्स के लिए बैकग्राउंड का काम करेंगे, और इसमें हम मॉडर्न हिस्ट्री की चीजें भी लेते जाएंगे और वहीं से कुछ चीजें एथिक्स के लिए निकालेंगे। ठीक है ना? तो सबसे पहले आज जो मैं चर्चा करूंगा कि एथिक्स का पेपर आखिर 4th पेपर के तौर पे सिविल सर्विसेज की परीक्षा में रखा क्यों। तो 3 उसके कारण हैं 4th पेपर को रखने के, 3 बड़े कारण हैं। 4th पेपर को जो जोड़ा गया मुख्य परीक्षा में, उसके 3 बड़े कारण हैं। एक कारण तो सीधा सीधा ये है कि प्रशासन में नैतिकता की आवश्यकता है। नैतिकता बहुत जरूरी है क्योंकि करप्शन बहुत ज्यादा होता है, तो नैतिकता की आवश्यकता। दूसरा जरूरी चीज है लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करना। अगर नैतिकता किसी व्यक्ति में है और अगर उसमें लीडरशिप नहीं आ पाई, नेतृत्व क्षमता नहीं आई, तो फिर दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि उसमें लीडरशिप क्वालिटी बहुत जरूरी है। तो पहली चीज हो गया नैतिकता का विकास। दूसरी चीज हो गई लीडरशिप की क्वालिटी, और तीसरी है प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या का समाधान करना। क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर उसके पास समस्याएं आएंगी, लोग परेशानियां रखेंगे, तो वो समाधान करने लायक है कि नहीं। लीडरशिप क्वालिटी किसी में है, इसका मतलब यह नहीं कि वो नैतिक है, इसका मतलब यह नहीं कि वो समस्या का समाधान कर सकता है, वो बिल्कुल अलग चीज है। लीडरशिप क्वालिटी बिल्कुल अलग चीज। किसी में अगर लीडरशिप क्वालिटी है, बोलने की क्षमता है, सब लोगों को गाइड कर देता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो समस्या का समाधान भी कर देता है। और वो नैतिकता के रूप में भी बहुत सारे लीडर को आप देखोगे कि नैतिक नहीं हो, ईमानदार भी नहीं है, और उनमें नैतिकता का भी अभाव है, और उन्होंने किसी की समस्या भी सॉल्व नहीं की, उसके बावजूद भी बेस्ट लीडर है। कुछ समझ में आ रहा है? ये तीनों चीजें एक साथ होनी चाहिए, नैतिकता भी, समस्या का समाधान करने की क्षमता, और लीडरशिप क्वालिटी। इसलिए 4th पेपर है। इसलिए 4th पेपर का आप सिलेबस देखोगे और उसके प्रश्न देखोगे तो तीनों तरह के प्रश्न मिलते हैं। आप प्रश्न देखो पुराने पेपर में जाके, कई बार आपको लगेगा कि लीडरशिप क्वालिटी से रिलेटेड प्रश्न है, कई बार आप देखोगे नैतिकता से संबंधित प्रश्न है, कई बार आप देखोगे इसमें तो समस्या समाधान, क्योंकि केस स्टडीज वाले सारे तो समस्या समाधान वाले हैं। प्रश्न पत्र को समझ रहे हो ना? सबसे पहले पेपर को समझो। पहले तो आपको पेपर का उद्देश्य पता होना चाहिए। तो फिर ये जो बात हम कर रहे हैं 4th पेपर में, इसमें ज्ञान शब्द कहीं नहीं आया। नॉलेज, क्या नॉलेज का टेस्ट नहीं होता? नहीं, नॉलेज के लिए 1st पेपर, 2nd पेपर, 3rd पेपर है ना। उसमें हिस्ट्री का नॉलेज, पॉलिटी का नॉलेज, ज्योग्राफी का नॉलेज, कल्चर का नॉलेज, इधर इकोनॉमिक, साइंस टेक्स सब पूछ रहा है ना, वो सोशल इश्यूज वगैरह नॉलेज तो पूछ रहा है, करंट अफेयर्स भी पूछ रहा है, नॉलेज उधर है। यहाँ 3 चीजों पे फोकस किया गया। यहाँ नॉलेज वाले प्रश्न नहीं रहेंगे, नॉलेज से लेना देना नहीं है। तो भारत में जो सिविल सर्विसेज हैं, उनमें लीडरशिप क्वालिटी का लेवल क्या होना चाहिए, नैतिकता का लेवल क्या होना चाहिए, और प्रॉब्लम सॉल्विंग का लेवल क्या होना चाहिए। कि जो वर्ल्ड लीडर है, अमेरिका का प्रेसिडेंट है, उसकी जो क्वालिटीज है, उसमें जो वर्च्यूज एक्सपेक्टेड रहती हैं, उन वर्च्यूज का हवाला हम यहाँ दे सकते हैं किसी कलेक्टर में। क्या सुंदर पिचाई के साथ किसी को जोड़ा जा सकता है? सुंदर पिचाई भी एडमिनिस्ट्रेटर है, देखा जाए तो
जितने सीईओ हैं, चाहे वो गूगल के सीईओ, चाहे माइक्रोसॉफ्ट के हों, चाहे वो अल्फाबेट के, फेसबुक के हों, तो क्या किसी भी सीईओ को हम एडमिनिस्ट्रेटर नहीं कह सकते? कह सकते हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन संभाल रहे हैं, इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं। वो कोई यूनिवर्सिटी चला रहा है, कोई इन्फोसिस चला रहा है, कोई टीसीएस चला रहा है, कोई चला रहा है, सब लोग चला रहे हैं अपने यहाँ संस्थान, तो वो भी तो सीईओ है, चीफ एग्जीक्यूटिव है। तो क्या उनके अंदर जो लीडरशिप की क्वालिटी है बिल्कुल अलग चीज है। मार्क जकरबर्ग को अगर आप देखेंगे तो इंडिया में यदि गवर्नमेंट से उसका पंगा हो जाए या सुप्रीम कोर्ट से हो जाए तो वो तो बैक चैनल से सेटिंग की बात भी करने लगेगा, अनएथिकल चीजें भी होने लग जाएंगी। कुछ बात समझ में आ रही ना? क्योंकि उसको तो कंपनी चलानी है। तो एक कंपनी चलाने वाले की क्वालिटीज ये तीनों अलग टाइप की होती है। उसकी लीडरशिप क्वालिटी, उसके एथिक्स और उसके जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है, बिल्कुल डिफरेंट चीज है। फिर जो पूंजीपति देश है, अमेरिका अच्छा खासा देश है, बहुत पैसा है उसके पास, टैक्स बहुत आता है, बहुत सारी गरीबों के लिए योजना है। ऐसे देश का राष्ट्रपति होना या वहां पर एडमिनिस्ट्रेटर होना, वहां पर पुलिस होना, बिल्कुल अलग चीज है। तो वहां जो क्वालिटीज होनी चाहिए इन लोगों की, वो बिल्कुल डिफरेंट है। हम हमारे साथ मैच नहीं कर सकते। और भारत जैसे विकासशील देश के साथ यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन करना और यहाँ फिर नैतिकता की जरूरत, बिल्कुल अलग चीज है। और यदि यही एडमिनिस्ट्रेटर भोपाल में लगा हुआ और यही झाबुआ में लगा हुआ या मंडला में आदिवासी क्षेत्र में है, जंगल जहां बहुत है, तो उन दोनों में भी जमीन आसमान का अंतर आ जाएगा, भोपाल के कलेक्टर में और मंडला के कलेक्टर। वहां अलग तरह के अपेक्षाएं रहेंगी कलेक्टर से, यहां पर अलग रहेंगी। कुछ बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब है कि ये समय के साथ, स्थान के साथ, देश काल परिस्थिति जो हम लोग बोलते हैं उसके हिसाब से है ये। इसलिए आपकी नैतिकता, आपका सोचने समझने का स्तर यानी समस्या सुलझाने का स्तर और आपकी लीडरशिप क्वालिटी बिल्कुल अलग चीज है। तो आज हम बात करेंगे बेसिक वर्च्यूज की। कुछ चीजें हैं बेसिक जो सभी में होनी चाहिए, चाहे वो भोपाल का कलेक्टर हो, चाहे वो मंडला का कलेक्टर हो, चाहे वो गूगल का सीईओ हो, चाहे वो अमेरिका का प्रेसिडेंट हो या भारत का प्रधानमंत्री हो, सभी में होनी चाहिए। 4 कार्डिनल्स ऑफ एरिस्टोटल, एक तो सिलेबस में भी है आपके, तो आज होमवर्क में एक तो लिखिए 4 कार्डिनल्स ऑफ एरिस्टोटल। अरस्तु के 4 गुण, अरस्तु ने 4 गुण बताए एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, एक तो वो लिखिए। ठीक है, वो सिलेबस में आएगा। फिर अब यहां पर कई जगह पर क्लेवर होना, चतुर होना अच्छा माना जाता है कि बहुत चतुर है, मतलब चतुर राजनीतिज्ञ है, ये तो राजनीति के चाणक्य हैं, इस तरह से बोला जाता है कि ये राजनीति के चाणक्य हैं। मतलब कैसी भी परिस्थिति हो ये अपनी पार्टी को जिता ले जाता है। तो क्या ये सद्गुणों में आता है, अपनी पार्टी को किसी भी कंडीशन में जिता के ले जाना? क्या ये सद्गुण है? इसको अच्छा गुण कह सकते हैं, क्योंकि वो तो पार्टी को जिता रहा है, लीडरशिप क्वालिटी है उसके अंदर, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को समझता है, उसको पता है कौन सा मुद्दा उठाना चाहिए, कौन सा जुमला फेंकना चाहिए, कब कैसी बात करनी चाहिए जिससे कि वोट मिल सके। तो क्या ये अच्छी क्वालिटीज में आता है? जैसा ट्रंप ने किया था, हाय अमेरिका बाय अमेरिका, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मेगा कैंपेन किया था उसने कि अमेरिका को ग्रेट बनाना। तो एक सबसे बड़ी चीज है कि अच्छे लीडर को, अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर को अहंकार रहित होना चाहिए, ईगो नहीं होना चाहिए, ईगो नहीं होना चाहिए। मतलब किसी प्रकार के गर्व का भाव भी अच्छी बात नहीं है। अब बात समझ में आ रही है? अपनी संस्कृति पे गर्व होना चाहिए, हम इससे आते हैं इसलिए हमको गर्व होना चाहिए। अरे किस बात का गर्व होना चाहिए? तुम इंसान हो, बस काफी है, इंसान बनो बस। हम ये हैं इसलिए हमको बहुत गर्व है। अरे किस चीज का गर्व? ये देश हमसे हल्का है,
हम चाइना से श्रेष्ठ हैं, हम इस जाति से श्रेष्ठ हैं, हम इन लोगों से श्रेष्ठ हैं, हमारी भाषा श्रेष्ठ है, हमारी पार्टी श्रेष्ठ है, हम बहुत श्रेष्ठ हैं। तो ऐसे अगर आप कंपटीशन करोगे तो गोरे लोग फिर अपने आप को श्रेष्ठ बताते हैं, तो ठीक है, फिर तुम भी तो ठीक बताते हो। वो कलर के आधार पर बता देते हैं, तुम्हारा कलर काला है, थोड़े से हम सब ब्राउन पीपल कहलाते हैं, ना तो काले हैं ना गोरे हैं, ब्राउन पीपल है, बुरे लोग हैं। तो हमसे बेस्ट वो है, फिर मान लो। फिर तो फिर आप कहोगे नहीं वो रेसिस्ट है, तुम तो प्रजाति की बात करने लगे। रंगभेद है, अपार्थाइड मूवमेंट चला था उसके खिलाफ, कि काले लोगों से हम श्रेष्ठ बता देते हैं खुद को। लैंग्वेज के मामले में देखो तो फिर इंग्लिश वाले बोलेंगे कि पूरी दुनिया में हमारी लैंग्वेज बोली जाती है तो हम श्रेष्ठ हुए, तुम्हारी भाषा केवल रीजनल है, दुनिया के किसी एक भाग में बोली जाती है, बस हम तो पूरी दुनिया में छाए हुए हैं। कम्युनिकेशन है। अमेरिका बोल देगा डॉलर के प्रति कि डॉलर हमारा पूरी दुनिया मानती है, संजो के रखती है, अपने पास रखती है रिजर्व करेंसी के तौर पे, तो हम चूंकि अर्थ के बिना तो कुछ होता नहीं है, मनी के बिना क्या है, मनी के बिना तो कुछ नहीं है। तो ऐसे तो सभी श्रेष्ठ हैं। चाइना बोल देगा हम मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया के सबसे नंबर 1 है, सप्लाई चेन हम ही से शुरू होता है, हम ही से खत्म होता है, हमारे बिना कुछ निर्माण करके बता दो जरा, तुम खुद कुछ बना सकते हो क्या? तो चाइना बोलेगा हम श्रेष्ठ हैं फिर उसमें। तो ऐसे श्रेष्ठता के पैमाने बताओगे तो फिर तो हर आदमी एक अलग अलग, हर देश अपने आप में अलग अलग तरीके से श्रेष्ठ हो जाएगा। तो एक अच्छे लीडर में कभी श्रेष्ठता की भावना नहीं आती, ध्यान रखिए, ईगो नहीं होता, ईगो नहीं होना चाहिए। तभी तो आप आम आदमी से जन सुनवाई में मिल लोगे कलेक्टर बन के, नहीं तो कहोगे हम कलेक्टर हैं, ऐसे आदमी के लिए हम ऑफिस जाएंगे, वहां कुछ आदिवासी लोग बैठे हुए 6-7 सुबह से आपका इंतजार कर रहे हैं। वो बोलेगा मैं गया था 10:30 बजे ऑफिस और किसी काम से एक मीटिंग में आया था, अब मैं घर 4 बज गई, अब मैं घर जाना चाहूंगा। बोले नहीं, वहां कुछ आदिवासी सुबह 11 बजे से बैठे हुए हैं। कितने लोग हैं? बोले 12-13 लोग होंगे, उनकी कोई प्रॉब्लम है, वो आपसे डिस्कस करना चाहते हैं। ईगो आ जाएगा आपको। अब आदिवासियों के लिए हम ऑफिस जाएंगे, यहाँ से 10 किलोमीटर पड़ता है, यहाँ से मेरा घर तो 1 किलोमीटर ही पड़ता है, तो मैं घर जाऊंगा ना कि आदिवासियों के लिए वहां जाऊंगा? ईगो आ गया। फिर आप जन सुनवाई नहीं करोगे, आप उनकी समस्या सुनने के लिए नहीं जाओगे। बात समझ में आई ना? तो ऐसी केस स्टडीज रहेंगी आपके। तो क्या गर्व का भाव नहीं होना चाहिए कि हमने आईएएस की परीक्षा पास की, हमें गर्व है कि हम आईएएस हैं? नहीं, गर्व किस बात का? सेवक हो ना, सेवा करने के लिए आए हो तो सेवा करो। इसमें गर्व करके करोगे क्या? उससे गर्व से हीमोग्लोबिन बढ़ता है कि क्या होता है? गर्व से क्या होता है? बकवास चीज है गर्व। तो किस बात का गर्व करना चाहते हो? गर्व से कहो कि हम ये हैं, कि किस बात, क्या हो तुम? हार मास के ही तो हो, गंदगी तो भरी पड़ी है तुम्हारे अंदर। थोड़ी चीर फाड़ कर दे, एक्सीडेंट हो जाए, बिखर जाओ तो भी कोई देखना नहीं चाहेगा तुमको। क्या हो तुम? औकात क्या है तुम्हारी? बात समझ में आई ना? तो ये थोड़ा मैंने शुरुआत अलग तरीके से की, लेकिन आप लोगों को मैं बेस्ट देना चाहता हूं, बेसिक क्वालिटीज। तो पहली चीज होनी चाहिए एक व्यक्ति में कि उपलब्धियां चाहे जितनी हो, चाहे जितना उसका पास पैसा हो जाए, चाहे जितना उसकी शिक्षा हो जाए, चाहे जितना उसमें ज्ञान आ जाए, चाहे जितना वो उसमें लीडरशिप क्वालिटीज आ जाए, चाहे जितने उसके फॉलोअर आ जाए, उसको मानने वाले बहुत हो जाए, उसमें घमंड नहीं होना चाहिए। घमंड नाम की चीज नहीं होना चाहिए, गर्व नहीं होना, और गर्व भी नहीं होना। कई लोग बोलते हैं गर्व और घमंड दोनों अलग अलग चीज है। गर्व बड़ी पॉजिटिव चीज है, पर वो गर्व कब घमंड बन जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। आप किसी चीज पे गर्व कर रहे हो, बहुत थीन लाइन है उसमें, गर्व और घमंड में। तो गर्व करने भी आवश्यक, क्योंकि गर्व में आप अनावश्यक फूले फूले घूमोगे तो वो भी तो बेकार है ना, फालतू का। तो अनावश्यक ही आप अपने आप को सुपरमैन क्यों मान रहे हो? अननेसेसरी परेशान, अपने शरीर को परेशान करना क्यों? डेफिनेटली दूसरों को फिर इन्फीरियर कहोगे, गर्व करोगे आप किसी भी चीज पे, तो जो दूसरे लोग हैं वो इन्फीरियर हो जाएंगे आपके सामने, उनको कमजोर मानोगे। तो ये जो अपने सुप्रीमेसी की जो फालतू की भावना है, इसका भी क्या करना है? इसको भी हटाओ। तो ये है लीडरशिप की
बेसिक क्वालिटीज में से, सद्गुणों में से एक चीज। कौन सी? गर्व रहित, घमंड रहित। ठीक है, इसलिए आप जकरबर्ग को जब भी देखोगे बड़ा कूल सा दिखता है, वो हमेशा नया धोया सा ऐसा लगता है, बिल्कुल अभी कहीं से आ रहा है। जकरबर्ग की क्वालिटी देखी ना आपने, हमेशा कूल सा, मुस्कुराता हुआ, एक जैसी स्माइल रहती है, लगभग एक जैसा रहता है। लेकिन बिल गेट्स को देखोगे तो वो हमेशा ऐसा लगता है सारी दुनिया का बोझ इसी पे है ना, वो परेशान सा रहता है। जबकि दोनों पूंजीपति हैं, दोनों सीईओ रहे हैं, लेकिन दोनों के जो दृष्टिकोण है उसमें बहुत बड़ा अंतर है। तो लीडरशिप जो होता है वो है प्रसन्नता। दूसरा, गर्व के बाद प्रसन्नता। गर्व नहीं होना चाहिए, ईगो नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का घमंड नहीं होना चाहिए। दूसरे, प्रसन्न चित्त रहना चाहिए लीडरशिप की। मैं दूसरी क्वालिटीज बता रहा हूं, पहले हम ईमानदारी, समझदारी, जिम्मेदारी, बहादुरी बता चुके हैं लीडरशिप की क्वालिटीज में। मैं आज उसको डिस्कस नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो कई बार हो गया। आज मैं पूरा डिफरेंट बता रहा हूं, क्योंकि पुराना लेक्चर भी अगर किसी ने देखेंगे तो उसमें एथिक्स के लेक्चर में वो हो जाएगा। आज हम 4 कार्डिनल अरिस्टोटल के उससे भी डिफरेंट बता रहा हूं, ये डिफरेंट चीजें। तो प्रसन्नता कैसे आएगी? प्रसन्नचित रहने का भाव, तो उसमें कह सकते हैं ह्यूमैनिटेरियन। आपका ह्यूमैनिटेरियन होगा, मनुष्य होने का भाव यदि होगा आपके अंदर कि आप मनुष्य हो, ह्यूमन हो, ह्यूमन बीइंग, तो फिर प्रसन्नचित रहना सीख जाओ। क्योंकि एक तो गर्व का भाव भी चला जाएगा, मदद का भाव अपने आप आ जाएगा, घमंड रहेगा नहीं, और प्रसन्न चित्त जो है आप रहने लग जाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए आपकी इंडियन फिलोसॉफी बहुत काम करती है, चाहे उसको रिलीजियस कहें, चाहे फिलोसॉफिकल स्कूल्स कहें। उसमें योगा और मेडिटेशन, ये 2 चीजें बहुत मदद करते हैं। योगा और मेडिटेशन 2 तरह का है। एक धर्म के साधनों के साथ साथ चलता है, एक में रिलीजियस सपोर्ट होता है, और एक एक्चुअल होता है जिसमें विदाउट रिलीजियस सपोर्ट के होता है। उस योगा में आपको कोई धार्मिक ध्वनि का उच्चारण करना आवश्यक नहीं होता, जय बोलना भी जरूरी नहीं है, और मेडिटेशन में भगवान का ध्यान करना भी जरूरी नहीं है। नहीं तो मेडिटेशन और योगा को धार्मिक बना दिया गया, जबकि वो एक्सक्लूसिवली सेक्युलर चीज है, उसका इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है। तो ह्यूमन बीइंग के उसमें आता है, पूरे ह्यूमन सोसाइटी के लिए, मानव समाज के लिए है वो, धार्मिक समुदाय के लिए नहीं है, समस्त मानव समाज के लिए, जितने भी इंसान हैं उन सब के लिए है। इसलिए यहाँ कई बार मैं योगा और मेडिटेशन और इसकी बात करता हूं तो कई लोग सोचते हैं कि आप ब्यूरोक्रेट को धार्मिक बना रहे हो, हिंदू धर्म की तरफ ले जा रहे हो, जबकि ऐसा नहीं है। और ये भ्रांति जो है ये कई लोगों में है, बहुत उच्च स्तर के लोगों में, चाहे वो जेएनयू से पास हो जाए, चाहे वहां पे प्रोफेसर हो जाए, तो भी उसके अंदर ये रहती है। मैंने जब अपने इंटरव्यू के उसमें योगा और स्पिरिचुअलिटी और वो सब चीजें लिख दी तो वो चिढ़ गया जेएनयू का प्रोफेसर, और उसने 100 नंबर गिरा दिए सीधे मेरे इंटरव्यू में कि ये तो कट्टर हिंदू है और योगा से उसने मुझे बाबा रामदेव का आदमी मान लिया, जबकि मैं बचपन से योगा करता हूँ, जब बाबा रामदेव भी नहीं करते होंगे तब से मैं योगा करता हूँ। ठीक है, लेकिन उसने मुझे उसका बना दिया कि ये बाबा रामदेव का फॉलोअर है। वो बाबा रामदेव से चिढ़ता था तो उसने मुझे निपटा दिया। तो ये नुकसान हो जाता है। इसका मतलब इसका कंफ्यूजन बहुत बड़ा है, इसलिए मैंने क्लियर कर दिया यहाँ। तो मैं साथ साथ जो चीजें हैं, आपको अगर ईगो से दूर होना है और प्रसन्नचित रहना है तो 2 चीजें मदद करेगी आपके। और तीसरी चीज मदद करती स्पिरिचुअल और स्पिरिचुअल थॉट्स, आध्यात्मिक विचार। विचारों के प्रकार लिख लीजिए, आज थॉट्स के प्रकार लिख लीजिए। एक पॉलिटिकल थॉट्स होते हैं, पॉलिटिकल थॉट्स होते हैं, और दूसरे स्पिरिचुअल थॉट्स होते हैं।
अगर आप धर्म के आधार पर राजनीति करना चाहते हैं तो धार्मिक विचार नहीं होते, वो पॉलिटिकल थॉट में आते हैं। बात समझ में आई? अगर आप अपना पेट भरना चाहते हैं और इस प्रकार का विचार रखते हैं तो वो स्पिरिचुअल थॉट है, लेकिन आप बहुत ज्यादा संग्रह करना चाहते हैं तो वो पॉलिटिकल थॉट। बहुत सारे पैसे कमा करके बैंक में जमा करके रखना पॉलिटिकल थॉट है, और अपनी जिंदगी जीने के लिए पैसा कमाना स्पिरिचुअल थॉट। अब अंतर समझ में आया? दो ही तरह के थॉट होते हैं। जनता की सेवा करने के लिए राजनीतिक विचार रखना स्पिरिचुअल थॉट है, और अपनी राजनीति चमकाने के लिए विचार करना पॉलिटिकल थॉट। तो यहां इविल के रूप में पॉलिटिकल थॉट, वर्चू में नहीं जाएगा। किस में जाएगा? इविल में जाएगा, बुराई के रूप में। पॉलिटिकल थॉट मतलब रावण, स्पिरिचुअल थॉट मतलब राम, ऐसा है। तो लीडरशिप क्वालिटी में ये आप समझ रहे हैं। इसलिए राजा राम मोहन राय और राधाकांत देव दोनों को आप निकालो मॉडर्न हिस्ट्री में से। तो मैंने कल भी लिखा था एथिक्स फ्रॉम मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री में से निकालो। इसलिए बाल गंगाधर तिलक पॉलिटिकल थॉट, गोपाल कृष्ण गोखले स्पिरिचुअल थॉट। आ गया समझ में? नरम दल और गरम दल। नरम दल गरम दल समझ में आया कि नहीं? एक पॉलिटिकल थॉट है, एक स्पिरिचुअल। कई लोग बोलते हैं रावण भी बड़ा पंडित था और बहुत विद्वान था, शिव का उपासक था और ये था। कई रावण के फॉलोअर भी हैं। अभी जब दशहरा आता है तो कुछ लोग बोलते हैं नहीं हम जलाएंगे नहीं, ये बड़ा अच्छा व्यक्ति था। विज्ञापन देखे मैंने इस साल, तो देखे, काफी देखे। तो क्या उनका कंट्रीब्यूशन उसमें नहीं होना चाहिए? फ्रीडम स्ट्रगल नहीं, फ्रीडम स्ट्रगल एक अलग चीज है। अंग्रेजों को आप भगा रहे थे, और भगाने में दोनों तरह के लोग थे, स्पिरिचुअल थॉट वाले भी थे, पॉलिटिकल थॉट वाले भी थे। इसलिए तुलसीदास और कबीरदास में बड़ा अंतर आ जाएगा। कबीरदास धर्मों से ऊपर उठ करके बात करते हैं और तुलसीदास धार्मिक हो जाते हैं पूरी तरह से, राम की भक्ति वाली बात करते हैं। तो भक्ति मार्ग को चुनते हैं। भक्ति मार्ग को मीराबाई ने भी चुना और तुलसीदास ने भी, लेकिन दोनों में अलग अलग है। इसलिए भक्ति काल में भी आप संतों का विभाजन कर सकते हो। अब आप देखो किसको पॉलिटिकल वाले में रखोगे, किसको स्पिरिचुअल वाले में रखोगे। बहुत बहुत अब आप विभाजन करते जाओ। अब ऐसे में गांधी, सुभाष, नेहरू और भगत सिंह और इनका विभाजन करते जाओ तो क्या वो रावण है? क्या वो बेकार लोग है? नहीं, बेकार तो रावण भी नहीं है ना, बेकार तो कोई भी नहीं है, सबका कंट्रीब्यूशन है। लेकिन थॉट्स की पवित्रता, इसलिए गांधी बोलते हैं कि जो मीन्स होते हैं वो भी, उनकी भी सैंक्टिटी होनी चाहिए, केवल लक्ष्य नहीं है, साधन भी, साध्य के साथ साथ साधन की भी पवित्रता आवश्यक है। इसलिए आपके सिलेबस में कितने सारे महापुरुष दिए हैं। इसलिए गुरु गोविंद सिंह और गुरु नानक में उतना ही अंतर आ जाएगा। गुरु नानक बिल्कुल अलग चीज है, और खालसा पंथ वाले तो बिल्कुल ही अलग हो जाएंगे। या फिर यूं कहें कि क्योंकि कई जगह पर उनको लगेगा ना कि शस्त्र की उस तरह से जरूरत ही नहीं है। अगर आप संत हैं तो शस्त्र की क्या जरूरत है? कई लोग तो नुकसान करवाते हैं ना अपना। ईसा मसीह प्रार्थना कर रहे हैं उनके लिए जो उनकी हत्या कर रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो कई संत तो इस लेवल के रहे हैं कि वो किसी भी कीमत पे हथियार अपने पास होना चाहिए, और अपनी रक्षा के लिए तो हमको सामने वाले को मारना ही पड़ेगा, इसके लिए भी तैयार नहीं हो। वो मरने को तैयार है लेकिन सामने वाले को मारने को तैयार नहीं। तो गुरु नानक को जब अपने खेत की रखवाली के लिए रखा गया तो उन्होंने सारा खेत खत्म करवा दिया। बोले राम की है चिड़िया और ये खेत भी राम का है, ये चुगने दो इसको। तो घर वालों ने कहा बोले यार क्या आदमी, मतलब तुमको वहां रक्षा करने के लिए, चिड़िया भगाने के लिए किया, तुम्हारा बस चले तो तुम और दुनिया भर की चिड़िया ले आओ, उनसे कहो कि यही वाला खाओ, खेत हमारा है। तो क्वालिटी बहुत अलग अलग है संतों की, नेताओं की, संतों की, शहीदों की, सबकी अलग अलग क्वालिटी। शहीद भी है तो दो अलग अलग तरह के शहीद है। आप कहोगे ये क्या है, तो विभाजन कर दिया आप। नहीं, थॉट प्रोसेस में जाओगे तो फिर वो आएगा। वो
उस गुणों के आधार पे आएगा। इसलिए मैं आपको बता रहा था कि आपको ये सब चीजें पढ़ाई जाती है। इसलिए एथिक्स वाले पेपर में उन जो निगेटिव एलिमेंट्स कह सकते हैं या यूं कह सकते हैं कि जिनकी अप्रोच थोड़ी सी नकारात्मक थी या थोड़ी सी स्पिरिचुअलिटी से हट करके थी, उन लोगों को कभी भी फोर्थ पेपर में नहीं पढ़ाया जाता, सिलेबस में ही नहीं हो, आपके सिलेबस में ही नहीं है, और ना ही उनका प्रश्न पूछा जाता है। तो आपका जो निर्माण होगा वो इन चीजों से होगा, आपका जो व्यक्तित्व बनेगा वो इतनी सारी चीजों से बनेगा। तो एक तो मेडिटेशन हो गया, योगा हो गया, उससे तो आपका फिजिकल और थोड़ा सा मेंटल लेवल वो होगा, लेकिन आपके अंदर जो विचार भरे जाएंगे वो कहां से आएंगे? महापुरुषों से आएंगे, जो मॉडर्न हिस्ट्री के भी एंशिएंट से लेके यहां तक है। उसमें कौटिल्य भी है। कौटिल्य का काफी सारा नेगेटिव हो जाता है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इतना सतोगुण होना जरूरी है। इसलिए हम गुणों की बात करते हैं तो 3 तरह की बात करते हैं ना, सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण। तो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रजोगुण माना गया है, तो बैलेंस्ड होता है उसका। एकदम सतोगुण होगा राम की चिड़िया, राम का खेत, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि आपको न्यायप्रिय होना पड़ेगा, आपको न्याय करना है। तो आप गुरु नानक नहीं हो सकते, इसलिए बैलेंस किया गया उसमें, थोड़ा सा बैलेंस करते हैं। लेकिन रावण नहीं होना है, राम बने रहना है। तो राम को हिंसा से परहेज नहीं है उस तरह से, इसलिए कुछ हद तक वो हिंसा करते हैं, क्योंकि राक्षसों का मरना तो जरूरी है, वो बोलते हैं राक्षसों का मरना जरूरी। तो कौटिल्य भी यही कहते हैं कि निर्दोषों के लिए जो पीड़ादायक है उसका समाप्त होना बहुत जरूरी है। जो निर्दोष लोगों को पीड़ा पहुंचाता है उसका नष्ट होना बहुत जरूरी। और ये कौटिल्य कहता है, और यही बात राम कहते हैं कि ये जो निशाचर है, ये जो असुर है, ये निर्दोष लोगों को पीड़ा पहुंचा रहे हैं, जिनके पास हथियार नहीं है, जो किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सकते, उनकी हत्या करते हैं, उनका मांस खा जाते हैं। तो हम ऐसे असुरों को छोड़ेंगे नहीं, उनका विनाश करेंगे। और उसी की प्रतिज्ञा की उन्होंने, अस्थि समूह देख रघुराया। जो ऋषियों का, मुनियों का अस्थि समूह देखा उन्होंने, पूरा पहाड़ बना हुआ था, अस्थियों का ढेर लगा हुआ था। उन्होंने पूछा ये क्या है? बोले सारे तपस्वी थे, ऋषि मुनि थे, यहाँ तपस्या करते थे, राक्षसों ने खा खा के ढेर लगा दिया था। तो उसको देख के उन्होंने भुज उठाए, प्रण की। भगवान राम का जो प्रण था कि मैं जब तक निशाचर नहीं कर देता, जब तक निशाचरों से मुक्त नहीं कर देता इस धरा को, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। भुजा उठा करके प्रण किया उन्होंने। तो ये चीज कौटिल्य के अंदर भी है। कौटिल्य के पिता विष्णुगुप्त, विष्णुगुप्त के पिता, कौटिल्य का नाम विष्णुगुप्त था बचपन में। उनके पिता थे चणक, और शिक्षक थे पाटलिपुत्र के, और निर्दोष थे। बस उन्होंने राजा के भ्रष्टाचार को उजागर किया, तो राजा ने फांसी चढ़ा दिया। तो उनको लगा कि ये तो निर्दोष व्यक्ति को फांसी पे चढ़ा देता है, निर्दोष लोगों को पीड़ा पहुंचाता है। एक चाणक्य सीरियल देखोगे तो उसमें वो आता भी है कि उसके पाँव में कांटा चुभ जाता है, तो फिर वो छाछ लेके आते हैं, दूध लेके आते हैं, मठा वगैरह, और उन कांटों पे डाल देते हैं। तो कोई पूछता है उनसे कि क्या कर रहे हो ये? तो विष्णुगुप्त तो कहते हैं कि ये जो छाछ और दूध है, इससे बहुत सारी चींटियां आएंगी यहाँ पे, और इन कांटों को खा करके खोखला बना देंगे, तब ये किसी को पीड़ा पहुंचाने लायक नहीं रहेंगे। मैं इधर से निकल रहा था, मेरे पाँव में कांटा लग गया, मैंने इनका कुछ नहीं बिगाड़ा था लेकिन इनका नष्ट होना बहुत जरूरी है, वो भी समूल नष्ट होना बहुत जरूरी है। समूल नष्ट करने की बात करते हो, छोटी मोटी बात नहीं करते। राम भी यही करते हैं। इसलिए ऐसी चीजें जो है आपके सिलेबस में आएंगी, राम, रामायण, महाभारत, कौटिल्य, ये चीजें आपके सिलेबस का पार्ट है। और ये भारत की संस्कृति भी है, उसमें दर्शन भी आएंगे, योग भी आएगा, कणाद भी आएंगे, पार्टिकल फिजिक्स वाले, स्पिरिचुअलिज्म भी आएगा पूरा का पूरा, फिर कबीर भी आएंगे,
इसलिए तुलसी को नहीं रखा, किसको रखा है सिलेबस? कबीर को। अब आप कहोगे उन्होंने तो रामचरितमानस लिखी है। नहीं, वो भक्ति काल है, उनकी भक्ति है, राम के प्रति श्रद्धा है, वो आपको एडमिनिस्ट्रेशन नहीं सिखा सकते, उस तरह से नहीं सिखा सकते। आलोचना नहीं है या कबीर श्रेष्ठ हो गए, ऐसा भी नहीं है। यहां कबीर की उपयुक्तता है, सेक्युलरिज्म। अगर केवल राम भक्त बनाना है पूरे देश के लोगों को, तो फिर तुलसीदास रखते सिलेबस में, या मेरा लेक्चर जाएगा यूट्यूब पे तो वो रखवा दे, अब रखवा दे, हम वो भी पढ़ाना शुरू कर दें। वो कोई भी जो एडमिनिस्ट्रेटर या जो भी सिलेबस कमेटी होगी वो रिकमेंड ही नहीं करेगी, नहीं, उनकी जरूरत ही नहीं है। उनका जीवन इस प्रकार का कोई भी दर्शन नहीं देता जिससे एडमिनिस्ट्रेशन सीखने को मिले या इस जनता को संभाला जा सकता है। जनता को कबीर के स्टाइल से संभाला जा सकता है। बोले आपने तो पार्शियलिटी कर दी है, भगत सिंह को नहीं रखा है, गांधी जी को रख रखा है, या सुभाष चंद्र बोस को नहीं रखा सिलेबस में, गांधी को रखा। गांधी सर्वकालिक है और सर्वसुलभ है और अलग चीज है ना, वो सूट करती है। वो जो है वो अलग चीज है। सुभाष बोस और भगत सिंह बिल्कुल अलग चीज है। आप अभी फांसी के फंदे पे चूमने के लिए कह सकते हो क्या किसी को? अभी क्यों कहोगे? देखो, वैसे ही बताऊं तो कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर रिवॉल्यूशनरी को पसंद नहीं करता, इसलिए आपका जो इंटरव्यू होगा उसमें आपको रिवॉल्यूशनरी बातें नहीं करनी है कि मैं जिस जिले का कलेक्टर होऊंगा वहां पूरा उसको 180 डिग्री घुमा दूंगा और मैं सब कुछ बदल के रख दूंगा, एक साथ पूरी दुनिया चेंज कर दूंगा, मेरा जिले को मैं ऐसा बना दूंगा, आप देखते रहना। मतलब फिर वो ऐसे आदमी को पसंद ही नहीं किया जाता। रिवोल्टी को बिल्कुल पसंद नहीं करते। रिवॉल्यूशन की बात ही नहीं करना है आपको उस तरह की। तो भगत सिंह तो बहुत कुछ बदलना चाहते हैं, एकदम से बदलना चाहते हैं और बहुत आदर्श कंडीशन लाना चाहते हैं। गांधी जैसे प्रैक्टिकल नहीं है, गांधी बहुत प्रैक्टिकल है। इसलिए तो आप रिवॉल्यूशन की बात करोगे। मैंने चुनाव लड़ा, मैंने रिवॉल्यूशन की बात की, मैं भ्रष्टाचार बिल्कुल ही खत्म कर दूंगा। मैं जीत ही नहीं पाया, मुझे वोट ही नहीं दिया। मुझे अब केजरीवाल की तरह प्रैक्टिकल होना था। केजरीवाल का वादा भी था भ्रष्टाचार को खत्म करने का और उसने चंदा भी किया। मैंने चंदा, मुझे कुछ लोग आए मेरे पास कि सर पिछली बार जो 5 साल पहले चुनाव हुए थे उन्होंने हमसे चंदा करवाया था और हमने उनको 10 लाख रुपए ले जाके दिए थे। अब वो सब चालू किस्म के लोग थे। मुझे मालूम था कि 20 लाख इकट्ठे करेंगे मेरे नाम से और मुझे 10 लाख पकड़ाएंगे, मुझे पता था। तो मैंने उनको भगा दिया। मैंने कहा कर मत लेना चंदा, अगर मुझे कहीं से पता चला तुमने पैसे लिए तो मैं तुम्हारी बैंड बजा दूंगा। और मैंने न्यूज़पेपर में विज्ञापन दिया कि अगर मेरे नाम से कोई चंदा करे तो उसकी एफआईआर कराओ सीधा। मतलब मेरे पास भी आने की जरूरत नहीं है, कंफर्म करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने किसी को कहा ही नहीं चंदा करने की। तो सीधे इसके एफआईआर कराओ। तो फिर किसी ने नहीं किया क्योंकि सीधी जनता को छूट दे दी कि आप ही एफआईआर करा दो। ये मेरे लिए बहुत उल्टा हुआ। मैं एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं, मैं मार्केट से जब रैली के दौरान निकला तो एक दुकानदार ने मुझे पेशकश की कि सर मैं आपको 10,000 रुपए डोनेशन देना चाहता हूं। ड्राई फ्रूट्स की दुकान थी उसकी। तो मैंने कहा मैं दरअसल चंदा लेता नहीं हूं और मैंने मना किया हुआ है कि मैं चंदा किसी का नहीं लूंगा। बोले सर मेरे घर में लगभग 30 वोट है, मेरी पूरी फैमिली में 30 वोट है, मैं आपको 30 वोट दूंगा और ये 10,000 रुपये चंदा आप रखो। फिर मुझे लगा ये 10,000 रुपये एक तरह से रिश्वत है, पता नहीं अगर मैं जीत गया तो पता नहीं है मुझे क्या क्या काम बताएगा। और मैं पता नहीं बहुत कुछ गहराई से सोचने लगा। दरअसल प्रैक्टिकल होना था। मुझे ये सोचना था कि जब व्यक्ति चंदा देता है तो साथ में वोट भी देता है ये चीज, ये गणित मैं समझ ही नहीं पाया चंदा भी देता है आदमी और वोट भी देता है। मंडी के व्यापारी आए साहब हम सब लोग मिलके आपको चंदा देना चाहते हैं, तो अगर उनकी बात मान लेते हैं तो सारे व्यापारी, फिर मुझे लगा सारे व्यापारी हैं, बदमाश हैं, 1 का 2, 2 का 4 पता नहीं क्या करते रहते हैं। किसी दिन मुझे गलत काम बताएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। हम मना करेंगे तो भी अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि पैसा पहले से ले रखा है, फिर दबाव आ जाएगा।
वहां से पैसा नहीं लिया। हमारी कम्युनिटी, टीचर कम्युनिटी, प्रोफेसर और ये और वो, जिन जिन तरह की नौकरी में हम लोग रहे, उस टाइप के लोग बहुत सारे आए, बोले हम लोग आपको सहयोग करना चाहते हैं। स्टूडेंट्स थे जिनको हमने फ्री पढ़ाया, उनके पेरेंट्स आए, बोले सर आपने उस समय में तो फीस नहीं, लेकिन अब कुछ हम लोग आपका सहयोग करें, कुछ कंट्रीब्यूशन करें। मैंने कहा नहीं, मैंने वहां पे भी फ्री पढ़ाया। यहाँ तो मैं 2 ही दिन पढ़ाता हूँ, सैटरडे संडे। वहां मैंने रोज पढ़ाया, रोज सुबह 8 बजे से 10 बजे क्लास चलाता था। सुबह में गायत्री शक्तिपीठ का हॉल भरा रहता था, तो रोज डेली वाले क्लास चलते थे। उसमें बहुत सारे बच्चे बने हैं वहां से भी, और उन लोगों को बहुत कुछ मिला तो वो भी करना चाहते थे। थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना पड़ता है एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से, चुनाव के हिसाब से। एकदम रिवोल्टी नहीं, हम बिल्कुल भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, हम किसी का 1 रुपया नहीं लेंगे, और हमने विज्ञापन दे दिया कि जो शराब पीता है उसको वो कृपया हमको वोट न डाले। तो अब ये और खतरनाक था। जिसने कभी लड़की के साथ छेड़छाड़ की है या महिलाओं को गंदी दृष्टि से देखा, वो हमको वोट न डाले। फिर जिसने कभी जो है हराम का पैसा खाया है या भ्रष्टाचार किया है, वो हमको वोट न। तो बहुत सारे लोगों को तो हमने वैसे ही बंद कर दिया। हर आदमी किसी न किसी चपेटे में तो आ ही जाता है। तो ऐसे तो फिर हमने दुश्मन खड़े कर लिए। तो ये कुछ बिल्कुल भी व्यवहारिक नहीं था चुनाव लड़ने का तरीका। खूब चंदा लिया जाता, जो 20 लाख इकट्ठा करता वो 10 लाख हमको देता, 10 लाख में वो भी फलता फूलता। तो वो भी हमारा जोरदार प्रचार करता। एक तो वो दुश्मन तैयार कर लिया क्योंकि उसको 10 लाख कमाने का मौका नहीं मिला, तो वो एंटी प्रचार किया होगा उसने, ये बेकार आदमी है। और 5-5 रुपए 10-10 रुपए हर घर से इकट्ठा करते, तो सब आशीर्वाद देते, और आदमी को लगता है इस आदमी को अपनों ने 200 रुपया दिया है तो वोट भी दिया जाए इसी को, उसके साथ वोट भी मिलता, और ऐसा करके जीत जाते। पैसा भी बहुत हो जाता, जीत भी जाते। वाह भाई, हमने कहा नहीं, हम रिवोल्ट करेंगे, क्रांति करेंगे, भ्रष्टाचार बिल्कुल खत्म कर देंगे, ईमानदारी स्थापित करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, वैसा नहीं होगा। उन्होंने कहा बोले क्या बना रहे हो भाई, इतना आदर्श नहीं चाहिए हमको। इतना आदर्श नहीं चाहिए, आदर्श हजम ही नहीं होता, आपको प्रैक्टिकल बन के रहना पड़ता है। इसलिए आपके जो आदर्श हैं अभी 4th पेपर में एथिक्स में, वो आदर्श बिल्कुल अलग है। उनको देखो आप, बड़े प्रैक्टिकल। भगत सिंह बहुत खतरनाक चीज है। भगत सिंह तो मतलब सीधा फांसी पे चढ़ जाता। आपके कई लोग बोल रहे नहीं, भगत सिंह जिंदा होते और अगर नेहरू की जगह वो प्रधानमंत्री बनते तो सबसे पहले तो बीजेपी वाले सब जेल में होते। जो बोलते कि नेहरू ने गड़बड़ कर दी और कांग्रेस ऐसी है वैसी है, अरे नेहरू तो बहुत प्रैक्टिकल है, गांधी बहुत प्रैक्टिकल है जिसको तुमने मार डाला, वो बहुत प्रैक्टिकल है। वो गांधी तो ट्रस्टीशिप का सिद्धांत देते हैं, ये 4th पेपर में पूछते हैं ट्रस्टीशिप का सिद्धांत। गांधी तो बोलते हैं ये जो अमीर लोग है ना, अंबानी अडानी टाइप के, ये अमीर नहीं है, ये सब तुम्हारे जैसे ही है। ये समाज का पैसा है, सोसाइटी का पैसा है, आम लोगों का पैसा है इनके पास, ये केवल उसकी रखवाली कर रहे हैं उस पैसे की। ये ट्रस्टी है, मालिक नहीं है। इसलिए इनको थैंक यू बोलो। जैसे अंग्रेज लोग हमारे यहाँ आकर के शासन कर रहे थे, तब अंग्रेज यही कहते थे ना कि हम तुम्हारे ऊपर शासन कर रहे हैं, मतलब तुम्हारे ऊपर एहसान कर रहे हैं। तुम जैसे घटिया लोगों पे कौन शासन करे? तुम इतने बेहुदे लोग, तुम्हारी लैंग्वेज ठीक नहीं, तुम्हारा रहन सहन ठीक नहीं, तुम साफ सुथरा नहीं रहते, तुम धर्म कर्म में और अंधविश्वास में कितने डूबे हुए हो, तुम तुम्हारी महिलाओं को जला देते हो, पति मर जाए तो इस महिला को जला दो, हत्यारे हो तुम। लड़की पैदा होती है उसकी हत्या कर देते हो। कोई विधवा हो गई महिला तो बोले नहीं अब ये बिना शादी के रहेगी, इसका दूसरा विवाह नहीं हो सकता। क्यों नहीं? उसको इंसान ही नहीं मानते तुम। इतने घटिया किस्म के तुम लोग, तुम्हारे ऊपर हम वहां समंदर पार से जाकर के जहाज में बैठ करके यहाँ आते हैं और तुम्हारे ऊपर शासन करते हैं, तो एहसान मानो, हमको ईसा मसीह ने भेजा है तुम्हारा, ताकि तुम्हारे अंदर पवित्रता का संचार करें, तुमको शांत बनाए, तुमको सभ्य बनाए, तुमको अकल दें कुछ। ठीक है? तो गांधी भी यही कहते हैं, ये जो अमीर लोग हैं ये सारे के सारे अमीर लोग ये तुम्हारे पैसे का रखवाली कर रहे हैं,
क्यों तुम सब खराब कर दोगे इस पैसे को तुमको मिल जाएगा तो फिजूल खर्ची कर जाओगे तुम, ये उसकी रखवाली के लिए है। तो कितना भोला भाला सिद्धांत है। तो गांधी कितने प्रैक्टिकल हैं कि वो अमीरों के खिलाफ गुस्सा नहीं करने देते, नक्सलवादी आदमी हो जाएगा। जब एक्सट्रीमिज्म आता है समाजवाद में तो क्या हो जाता है, नक्सलवाद हो जाता है। वो बोलते हैं क्रांति जो है वो बंदूक की नली से निकलती है, और जिसने पैसा इकट्ठा कर रखा है उसको गोली मारो और उसका पैसा समाज में बांट दो, समता आ जाएगी, इक्वालिटी आ जाएगी। तो कितना आक्रामक हिंसक है। गांधी उस हिंसा को रोकते हैं और उस गुस्से को शांत करते हैं। तुमको गुस्सा आ रहा है ना, रुको रुको। किस पे आ रहा है? अंबानी पे आ रहा है, अडानी पे आ रहा है, सारे प्रोजेक्ट उसके पास, गवर्नमेंट का सारा, यानी वेल्थ कंसंट्रेशन। रुको, तो वो ट्रस्टी है, उस पर दया करने की आवश्यकता है। उससे दयालु आदमी कोई नहीं है इस दुनिया में। तुम सबका बोझ वो अकेले उठाए हुए अब आया समझ। तो गांधी कितनी शानदार तरीके से, शांति से, अहिंसा की बात करते हुए, प्रेम से जनता से बात करते हैं। तो भगत सिंह को ले आओ। भगत सिंह बोलता है कि तुम अमीर लोग, मैं अच्छी तरह से जानता हूं तुम रक्त पिपासु हो, तुम गरीबों का खून चूसते हो, अनाज का भाव कम ना हो जाए इसलिए तुम अधिक उत्पादन को समुद्र में फेंकवा देते हो कि कहीं अनाज का भाव कम ना हो जाए। ये लैंग्वेज होती है किसकी? भगत सिंह की। तुम मानवता के दुश्मन हो। और धार्मिक लोग बोलते हैं और तुम हिंदू हो ऐसा बोलते हैं। तुम बड़ी बड़ी बातें करते हो कि ये तो सब पुनर्जन्म की वजह से है और ये सब कर्म फल की वजह से है। तो आज जो खून चूस रहे हैं ये अंग्रेज इस देश का, तो क्या ये सब साधु पुरुष थे पिछले जन्म में, जो आज इनको सारे सुख मिल रहे हैं? क्या ये पाप नहीं कर रहे? और क्या तुम ये बता सकते हो कि किसी आदमी ने लौट करके कहा हो कि मैंने बुरे कर्म किए थे और मैं पिछले जन्म में गधा था? कोई मिला तुमको आज तक एक आदमी? बहुत खतरनाक प्रश्न है उनके, धर्म को लेकर के, राजनीति को लेकर, अर्थव्यवस्था को लेकर। गांधी उस बाढ़ में बह जाएंगे, लेकिन आपको भगत सिंह नहीं पढ़ाया जाता। क्यों नहीं पढ़ाया जाता? बहुत खतरनाक है भगत सिंह, उसके विचार बड़ा डेंजर है, खतरनाक है, डेंजरस है। क्रांति कर देते हैं और दिमाग में भूचाल आ जाता है। आप सीधी बंदूक उठाओगे फिर सीधा, और जो अमीर दिखेगा उसको ठोकोगे। अमीरों से भयंकर नफरत कर देते हैं भगत सिंह। अडानी अंबानी तो पहला निशाना रहेगा इसलिए भगत सिंह की फोटो लगाने से पहले बीजेपी को सोचना चाहिए कि वो बोलते क्या है। वो तो फोटो बोलती नहीं है ना, इसलिए लगा देते हैं। भगत सिंह के विचार जान लेंगे तो कभी ना लगाए। विवेकानंद बहुत खतरनाक है, पता है? विवेकानंद की मूर्ति पे मूर्ति बनाए जा रहे हैं बीजेपी वाले, एबीवीपी वाले ने, वो सब करते रहते हैं। विवेकानंद बहुत खतरनाक है असमानता के मामले में। सदियों तक एक वर्ग के लोगों को कुचला गया, दबा के रखा गया और उनको सोचने नहीं गया। लेकिन मेरी मां जाग रही है, यानी भारत माता, और वो अब इन लोगों को ज्यादा सोने नहीं देगी। मेरी माँ उठेगी और इन लोगों को जगाएगी। और दुनिया भर में जो क्रांतियां हो रही है, जो कार्ल मार्क्स ने की है, और दुनिया भर में, यूरोप की जनता जग उठी है और उसने शोषण के खिलाफ जंग छेड़ दी है। बहुत जल्दी असमानता खत्म होने वाली है। गरीबों को, दलितों को, महिलाओं को उनका हक मिलने वाला। ये विवेकानंद के शब्द हैं। विवेकानंद का भारत एक खोज में जाकर के सुन लेना पूरा एपिसोड। बोलते हुए दिखते हैं वो, पूरे के पूरे कम्युनिस्ट लगते हैं। और वैसे ही बंगाल की भूमि है। और राजा राम मोहन राय को तो देख ही लिया कि खुद ब्राह्मण होकर के ब्राह्मणों के कितने खिलाफ थे, और ब्राह्मण उनके कितने खिलाफ थे ये भी देखा आपने राधाकांत देव के रूप में। हत्या तक कराना चाहते थे उसकी। ईश्वरचंद विद्यासागर को देख लिया आपने, जिसने घर से विधवा विवाह की शुरुआत कर दी थी, महिलाओं के लिए शिक्षा की बात कर दी थी। ज्योतिबा फुले की पत्नी को आपने देखा, सावित्रीबाई फुले, लड़कियों को पढ़ाने के लिए इतनी उतावली थी
कि उस पे कीचड़ फेंका गया तो भी गई, एक साड़ी और लपेट के ले जाती थी, छुपा के ले जाती थी। पढ़ाने के बाद में वहां जब पढ़ाने के लिए जाती थी तो वहां फिर वो कीचड़ से सनी हुई साड़ी हटा के वो अपना पहनती थी, फिर पढ़ाती थी। कितने यानी महिलाओं को पढ़ाने के लिए कितने अत्याचार से, ये सारे के सारे आपके सिलेबस के पार्ट है। ये आपका व्यक्तित्व बनाते हैं। इन लोगों को जब आप पढ़ते हो तो आपका व्यक्तित्व गढ़ता है, फिर से पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है, और वो सारे कार्डिनल्स और वो जो वर्चू और वो जो चीजें हैं वो आपके अंदर आती जाती है और आपका निर्माण होता है एडमिनिस्ट्रेटर के तौर। लेकिन क्रांतिकारी फिर भी नहीं पढ़ाए जाते क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर क्रांतिकारी होगा तो फिर वो गड़बड़ करेगा। एडमिनिस्ट्रेटर को बैलेंस होना पड़ेगा। एडमिनिस्ट्रेटर को इतना क्रांतिकारी नहीं बनाया जाता कि महिला शिक्षा के लिए अड़ी जाए। वो कोई जाति वाले अगर 10वीं के बाद अपने बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहते तो वो उनके बीच में जाकर के कतई उपदेश नहीं देता, नहीं तो उनके बच्चों को वो सारा विद्रोही बना देगा कलेक्टर, तो वो सामाजिक व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी और सारी बच्चियां वो अपने पिता को और भाई को और पतियों को और उनको सबको विलेन मानने लग जाएंगी। तो घरेलू झगड़े शुरू हो सकते हैं, घरेलू हिंसा शुरू हो सकती है। तो कुछ इस प्रकार का कोई पंगा वो भी नहीं करने देना चाहता। आप जहां पे भी एडमिनिस्ट्रेशन में रहेंगे आप भी पंगा पसंद नहीं करेंगे, पंगा आप भी पसंद नहीं करेंगे। आप भी चाहोगे कि एज इट इज रहे जो भी चीजें। लॉकडाउन में कर्फ्यू लगा हुआ है, धारा 144 है। हर कलेक्टर ये चाहता है कि मैंने बोल दिया कि सब घर में रहो, मतलब घर में रहो, बस बात खत्म। कोई भी कलेक्टर यहां से बहुत पढ़ के जाता है, राइट टू फ्रीडम, फलाना, ये वो, घूमने की स्वतंत्रता, ये पढ़ के जाता है। लेकिन वहां जाकर के आप जैसे ही कलेक्टर बनोगे आप कहोगे मैंने कहा ये लोग कौन घूम रहे हैं मार्केट में, मुझे कुछ लोग दिखे, पुलिस वालों को ऑर्डर दो, डंडे मारो सालों को, सबको घर में घुसाओ इनको। आपने देखा ना अभी कि बाहर कैसे निकले। चलो चलो मैं बिल्कुल सहन नहीं करूंगा ये सब। तो ये वाली चीज आ कहां से गई? तुम तो थे नहीं ऐसे, तुम तो पढ़ रहे थे, हमारी क्लास में बैठे थे और यहाँ तो हम बता रहे थे विनम्रता और ये और सहयोग और ऐसा वैसा और स्वतंत्रता का अधिकार, नागरिकों को ये अधिकार है। फिर तुम ऐसे कैसे होगा? ये आ जाता है। मनु महाराज में भी आ गया था। मनुस्मृति जब लिख रहे थे, मनुस्मृति के बारे में मैंने आपको बताया था, पहली शताब्दी में है ना, एडमिनिस्ट्रेटर बड़ा शॉर्टकट रास्ता निकालता है। उनको लगता था, मनु महाराज को लगता था कि एडमिनिस्ट्रेशन की किताब हमसे लिखवा रहे हैं क्या। अच्छा, एक बहुत बड़ा झगड़ा था कि कौन ब्राह्मण होगा। ब्राह्मण वो होगा जो पढ़ता पढ़ाता हो, दान देता हो, दान लेता हो, यज्ञ करता और कराता हो, शिक्षा विद्या का प्रचार प्रसार करता हो, वो ब्राह्मण होगा। फिर इसके लिए यूपीएससी टाइप कुछ होना चाहिए कि वो ये टेस्ट करता रहे समय समय पे कि ब्राह्मण कौन होगा, कौन वैश्य होगा और कौन क्षत्रिय होगा और कौन शूद्र होगा। तो वो बहुत कठिन काम था, पहली शताब्दी में ये बहुत कठिन काम था। तो मनु महाराज ने बड़ा सिंपल कर दिया, देखो ऐसा है कि ब्राह्मण परिवार में जो जन्म लेगा वो ब्राह्मण होगा, बात खत्म। ये बहुत आसान था क्योंकि उसके घर में संस्कार भी होंगे और पढ़ाई का माहौल होगा ही, पिता को दान देते हुए वो देखेगा ही, विद्यार्जन वहां होता है तो उसके लिए विद्यार्जन करना भी आसान है, तो उसी को ब्राह्मण बना दो। तो एडमिनिस्ट्रेशन में उसने शॉर्टकट कर लिया अपने टाइम पे। फिर बाद में पंगा हुआ, नहीं वो तो दावा कर रहा है कि मैं भी ब्राह्मण हो सकता हूं, जबकि उसने तो शूद्र के यहां जन्म लिया। बोले कैसे दावा कर रहा है? उसने कहीं से वेद सुन लिए थे। अरे कान में शीशा डालो, ऐसे कैसे सुन लिए थे? हमारा जो सिस्टम है, हमारी जो किताब है वो गड़बड़ हो रही है। तो कई लोग उसको धर्म से जोड़ देते हैं। कई लोग सोचते हैं कि ये हिंदू धर्म की किताब है, नहीं। इसलिए वो क्या करते हैं कि मनुस्मृति के नाम पे वो हिंदू धर्म का विरोध करने लगते हैं। देखो तुम हिंदुओं ने हमारे साथ क्या साजिश की। अरे भैया, मनुस्मृति एडमिनिस्ट्रेटिव बुक है, कानून की किताब है। उस समय की लोकल परिस्थितियां, स्थानीय परिस्थितियों के हिसाब से जो भी मनु थे उन्होंने
उनको कहा गया भाई व्यवस्था बनाओ, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करो। जैसे कलेक्टर अपने एसडीएम को कह देता है कि जाओ वहां दंगा हो गया, कौन हड़ताल पे बैठा है उसको भगाओ, ये जुलूस कैसे निकल रहा है इसको तीतर बितर करो, भीड़ को। आप रहोगे एसडीएम तो आपको कहा जाएगा, ऑर्डर दिया जाएगा। तो आदमी सोचता है कि मैं कैसे करूं इसको, तो शॉर्टकट निकालता है, क्या हो सकता है। जैसे शॉर्टकट से उसको हिंदुत्व से कैसे जोड़ रहे हो, वो हिंदुइज्म नहीं है। और हिंदू जो है, जो कट्टर हिंदू हैं या उच्च वर्ग के लोग हैं, वो बोलते हैं मनुस्मृति हमारी, और मनु महाराज ने बिल्कुल सही कहा था, दलित दलित ही रहेंगे, शूद्र शूद्र ही रहेगा। और वो बिल्कुल उस समय बिल्कुल सही व्याख्या की थी उन्होंने। और वो उसको ग्रंथ को अपना हिंदू धर्म का ग्रंथ बता देते हैं, तो दलित लोग अपने आप हम तो कह ही रहे थे हिंदू धर्म का ग्रंथ है, जबकि इसका सीधे सी व्याख्या ये है कि वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव बुक है, और उस समय के प्रशासकों ने लोकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस प्रकार की व्यवस्था रखी, और वो उस समय के हिसाब से थी। उसको हमेशा उसी किताब 2000 साल पुरानी किताब को उठा करके क्यों बखेड़ा करते हो भाई बार बार? उसमें और भी तो अच्छी अच्छी चीजें हैं। अच्छाई को लो, बुराई को हटाओ। जैसे हमारे संविधान में संशोधन हो जाता है, वो तो अभी 1950 में लिखा है, तो 2000 साल पहले अगर किसी आदमी ने कुछ लिख दिया तो उसमें संशोधन करो ना, हटाओ उसको क्यों मानते हो? हिंदू लॉ पूरा का पूरा मनुस्मृति से लिया गया है। कोई बात समझ में आई? इसलिए एडमिनिस्ट्रेटर की कुछ मजबूरियां होती है। हर एडमिनिस्ट्रेटर अपने टाइम पे पंगा नहीं चाहता, ठीक इसी तरह से मनु भी नहीं चाहते थे। तो मनु ने शॉर्टकट किया, अरे यार ये रोज का झगड़ा कि ये शूद्र है और ये ब्राह्मण बन गया, इस ब्राह्मण को कुछ नहीं आता इसको शूद्र बना दिया, और ब्राह्मण का बच्चा वहां आर्यन खान कैसे रहेगा वहां? उसको तो इतनी गंदगी में रहने की आदत नहीं है। तो चिंता हो जाती लोगों को, क्या आज बेचारे ने ये खाया नहीं खाया, इतने दिन से वो बाथरूम नहीं गया, टॉयलेट में नहीं गया, क्योंकि गंदा बहुत है। तो चिंता हो गई, तो फिर उन्होंने कहा नहीं ये नहीं चलेगा, ब्राह्मण वाले को तुम शूद्र नहीं बना सकते। बोले उसको कुछ आता ही नहीं है, मंत्र उसको बोलते हैं तो मंत्र याद ही नहीं होते उसको, सुबह से समझा रहे हैं, शाम तक एक मंत्र नहीं पढ़ पाया वो। बोले कोई बात नहीं, वो ब्राह्मण ही रहेगा, हमने कह दिया ना, लिख तो दिया। तो मेरिट्स डिमेरिट्स के बाद में उसको खत्म करो, उस बात को। हो गया, उस जमाने में लिख दिया था किसी समय में। वेदों में तो नहीं लिखा है ना, उपनिषदों में तो नहीं लिखा है, पुराणों तक में नहीं है कई जगह पर, केवल मनुस्मृति में है। तो अम्बेडकर फिर मनुस्मृति को जलाते हैं, तो कौन बनाया करोड़पति वाला पूछता है कि अम्बेडकर ने कौन सी किताब जलाई? तो जवाब था मनुस्मृति, सी वाला डी वाला जो भी। तो तमाम लोग हिंदू वाले फौज वाले अभी केबीसी को और अमिताभ बच्चन को ट्रोल करने लग जाते हैं। ट्रोल सेना वहां पहुंच जाती है, बीजेपी वाली, खास करके आरएसएस वाली और हिंदू वाली, कि इस बदमाश को, अमिताभ बच्चन को यही पूछना था, हिंदू धर्म का अपमान करना था। अरे भैया, बार बार उस जंजाल से निकाल के लाते हैं कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव बुक है और अम्बेडकर इसलिए जलाते हैं क्योंकि उनको पता है कि हिंदुत्व की किताब नहीं है, ये किसकी किताब है? एडमिनिस्ट्रेशन की किताब है, और एडमिनिस्ट्रेशन की किताब को जलाया जा सकता है। वो कोई रामायण महाभारत गीता तो नहीं जला रहे, क्योंकि उसमें कोई बुरी बात ही नहीं है, वो तो उन्होंने पढ़ रखे हैं सब ग्रंथ। अम्बेडकर ने सारे हिंदू टेक्स्ट पढ़े थे, रिलीजियस टेक्स्ट पूरे पढ़े थे, और पढ़ने के बाद उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि ये बिल्कुल घटिया बात लिखी हुई है कि अगर कोई मंत्र सुन ले तो उसके कान में शीशा डाल दो, अगर कोई बोल दे तो उसकी जबान काट लो। ये कोई बात होती है? मंत्र पढ़ने से क्या हो जाएगा? फिर कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनेगा? फिर आप फंडामेंटल राइट्स कैसे दोगे? कुछ बात समझ में आई नहीं? तो ऐसी किताब को तो जलाया जा सकता है, क्योंकि वो तो पवित्र नहीं हो सकती ना, वो कोई ब्रह्मा जी ने तो कहा नहीं था, ब्रह्म वाक्य थोड़ी है वो तो एक एडमिनिस्ट्रेटर ने समस्या से पिंड छुड़ाने के लिए, रोज रोज की समस्याओं से पिंड छुड़ाने के लिए एक आदेश दिया था एक तरह का। तो दोनों वर्ग गलत करते हैं, शूद्र वर्ग, दलित वर्ग भी गलत करते हैं, उसको हिंदुओं का टेक्स्ट बताते हैं, और हिंदू भी बोलते हैं कि ये हमारा है, जबकि उसका एक सॉल्यूशन है। वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव किताब है जिसमें रिफॉर्म हो सकता है, जिसमें अमेंडमेंट हो सकता है, और वो पवित्र पुस्तक नहीं है, पूजनीय नहीं है, वो पवित्र पुस्तकों में नहीं आती। कुछ बात समझ में आई? आपके घर में जो हिसाब किताब है साल भर का, वो जो किताब है वो पवित्र पुस्तक थोड़ी है,
गीता पवित्र पुस्तक है, पूजा के यहाँ रखी हुई, रामचरितमानस रखी हुई पवित्र पुस्तक है, मुसलमान के यहाँ कुरान शरीफ जो है वो पवित्र पुस्तक हो सकती है, लेकिन दुकान का हिसाब किताब है, वो किताब पवित्र पुस्तक है क्या? उस पर तो उंगली उठाई जा सकती है, उसमें गपला निकाला जा सकता, आप कहोगे धर्म के खिलाफ ऐसे थोड़ी हो जाएगा। क्लियर हुआ कुछ? इसका मतलब समझ की कमी है। ये सब कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। ये आपको कोई लेक्चर में नहीं मिलेंगे कहीं इंडिया में, किसी क्लास में नहीं मिलने वाला। यहां से ये सब आपकी बेसिक जो क्वालिटीज है वो निकल करके आएंगी और आपको परिपक्व बनाएंगे। तो मैंने 2-3 चीजें बताई, योगा करना है, मेडिटेशन करना है। अगर आप अनिश्वरवादी हैं, नास्तिक हैं, तो आप प्रकृति को सानिध्य में रह करके ध्यान कर सकते हैं, नदी का ध्यान कर सकते हैं, पर्वत का कर सकते हैं, सूर्य का ध्यान कर सकते हैं। नास्तिक लोगों के लिए ये है। आस्तिक लोग अपने भगवान का ध्यान कर सकते हैं, भगवान कमल के फूल पे बैठे हैं, देवी बैठी है कमल के फूल पे, हंस पे बैठी है गायत्री माता, इनका ध्यान किया जा सकता है। तो आस्तिक लोगों के लिए भी ध्यान है, नास्तिक लोगों के लिए भी ध्यान। योगा में आप ओम शब्द का उच्चारण भी कर सकते हैं, या सारे गामा पा जैसे सा रे गा मा बोलते हैं वैसे भी कर सकते हैं। प्राणायाम के कई तरीके, उसमें भगवान को साक्षी मान के भी प्राणायाम कर सकते हैं, बिना उसके प्रकृति को शुद्ध ऑक्सीजन को दृष्टिकोण में रखते हुए भी कर सकते हैं। अभी कोरोना के समय में बहुत सारे नास्तिकों ने प्राणायाम किया अपने फेफड़ों को मजबूत करने के लिए। वो ईश्वर को नहीं मानते लेकिन प्राणायाम तो करते थे। मुसलमानों ने भी किया होगा, क्योंकि जिंदा रहना है तो करना पड़ेगा। तो कोई हिंदू धर्म की या किसी धर्म विशेष की बपोती नहीं है योगा और ये। मैंने 2 चीज, दूसरे थिंकर्स, फिर आते हैं हम योगा और प्राणायाम के बाद, योगा प्राणायाम और मेडिटेशन के बाद थिंकर्स, विचारक जो होते हैं। और विचारक हमारे वहां से शुरू होंगे, वेदों से, उपनिषदों से, फिलोसॉफिकल स्कूल्स, 6 फिलोसॉफिकल स्कूल्स, उनको पढ़ लीजिएगा, हमारे लेक्चर हैं पुराने कल्चर पे। और फिर एरिस्टोटल, प्लेटो, कौटिल्य, ये सब एक समकालीन है उस समय के ग्रीक लोग और ग्रीक थिंकर्स। वो वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर में आता है, उनको हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर बोलते हैं। इंडियन पॉलिटिकल थिंकर में कौटिल्य से शुरू होते हैं। उसके बाद विचारकों में आप देखोगे, मैंने आपको अमीर खुसरो का नाम लिया था, दारा शिकोह का नाम लिया था, जो उपनिषदों को मानने वाले लोग हैं। M.K. गांधी, अंबेडकर, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया। उससे पहले महावीर और बुद्ध और महावीर के बिना भारत का कुछ नहीं हो सकता। बुद्ध और महावीर बहुत जरूरी है विचारकों में, दोनों के विचार बड़े जबरदस्त है। जीएस में भी आता है, इधर हिस्ट्री में भी, कल्चर में भी आते हैं, और इधर 4th पेपर में तो बहुत ही जरूरी है। इसे बुद्ध और महावीर के बहुत प्रश्न आते हैं। बुद्ध और महावीर आपको अंदर से बहुत मजबूत करते हैं। किसी भी एडमिनिस्ट्रेटर का अंदर से मजबूत होना भी बहुत जरूरी है। खुद के साथ संवाद होना चाहिए। संवाद 2 तरह का होता है, एक दूसरे व्यक्ति के साथ होता है, खुद के साथ होता है। तो जब आप खुद के साथ संवाद करते हो तब बुद्ध और महावीर बहुत काम आता है, अंबेडकर भी काम आते हैं, और खास करके गांधी बहुत काम आते हैं। खुद से बात करना, अंदर से भी तो अच्छा लगना चाहिए ना। आपको जो सैलरी मिलेगी वो आपसे बाहर से अच्छा महसूस कराएगी। आपको सैलरी आपको अंदर से अच्छा महसूस नहीं करा सकते। आप जो कपड़े पहनते हो उससे बाहर से अच्छा महसूस करते हो। आपके घर में जो सामग्री होगी, तो जो फिजिकल ग्रोथ होती है एक तरह की, जो भौतिक वस्तु है, मटेरियलिज्म है, वो हमको बाहर से सुख देता है, सुखी महसूस कराता है। अंदर से सुखी महसूस करने के लिए हमारे पास विचार होने चाहिए। विचार ही हमारी संपदा है। अंदर से अच्छा महसूस करने का बिल्कुल अलग चीज है, अंदर से अच्छा महसूस। इसलिए आप देखते हो कि सुशांत सिंह राजपूत तो बहुत अमीर आदमी भी था। इतनी कम उम्र में इतनी शोहरत किसको मिलती है? इंस्टाग्राम पे कितने फॉलोअर थे उसके? करोड़ों में थे ना।
इतने फॉलोअर्स इतनी कम उम्र में किसको मिलते हैं बताओ? पैसा कहाँ मिलता है इतने कम उम्र में किसी को इतना, सुशांत सिंह जितना। लेकिन बहुत सारे लोग सुसाइड कर जाते हैं, बहुत पैसे वाले लोग कर जाते हैं, नामी गिरामी लोग कर जाते हैं, सेलिब्रिटीज कर जाते हैं, अंदर से खोखले हो जाते हैं। विचारों की संपदा नहीं रहती। अंदर से विचारों की संपदा यदि हो तो आदमी मजबूत बना रहता है। तो मजबूत एडमिनिस्ट्रेटर बनने के लिए, मजबूत सीईओ बनने के लिए, कंपनी का संचालन करने के लिए, एंटरप्रेन्योर के लिए भी, अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो भी अंदर से मजबूती बहुत जरूरी है, और वो विचारों से आती है। विचार शून्य आदमी जो है वो डायलेमा में चला जाता है, और फिर वो धीरे धीरे समझ में ही नहीं आता उसको क्या करे, और दो में से कोई एक चीज, जिंदगी और मौत में से कोई एक चीज डिसाइड कर लेता है। तो ये कायरता के लक्षण होता है कि आप जिंदगी से हार गए, कायर हो गए। लड़ना, फाइटर बनना चाहिए। जिंदगी, हमने गाना सुनाया था ना, संग्राम जिंदगी है, लड़ना उसे पड़ेगा। जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा। आगे बढ़ना है तो लड़ना पड़ेगा, और जिंदगी पूरा संग्राम है, पल पल पर फाइट है। थोड़ा सा बुखार आता है, आदमी को लगता है अब मैं मर जाऊंगा, शरीर कमजोर होने लगता है, याददाश्त कमजोर होने लगती है, आंखों से थोड़ा सा धुंधलापन आ जाता है, शरीर पे कंट्रोल नहीं रहता, कमजोरी आ जाती है। आदमी को लगता है कि जबकि बुखार तो एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए आया, वो तो फिर ठीक हो जाना है, लेकिन 2-3 दिन के लिए वो मृत्यु के आगोश में महसूस करने लगता है खुद को। वो इतना कमजोर और निगेटिव बातें करने लगता है, और कई बार उससे बात करो तो वो बिल्कुल वैसा। तो थोड़ी सी भौतिक दशा गड़बड़ हुई कि आपकी हालत खराब हो गई। तो आप हमेशा कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं। आप चाहते हैं मैं कलेक्टर रहूं तब कोई भी निगेटिव बात ना हो, मैं कलेक्टर रहूं तब दफ्तर में कोई भी ऐसा आदमी नहीं घुसना चाहिए जो ये कहे कि अच्छा तुम हो यहाँ के कलेक्टर और तुमको ये नहीं आता, मैं अपनी बात बिल्कुल नहीं सुन सकता, सब कुछ मेरे हिसाब से होना चाहिए, सब कुछ ठीक ठीक होना चाहिए, सब लोग मेरे ऑर्डर का पालन करें, कोई डिसओबे न करे, शहर में पूरी शांति होना चाहिए, कोई गड़बड़ ना करे, कोई कर्फ्यू ना हो, कोई दंगा ना हो, कोई उपद्रव ना हो, सरकार समय पे बजट भेज दे, जब किसान मांगे तब मैं उनको समय पे दे दूं। अब किसान मांग रहे हैं, बाहर हड़ताल कर रहे हैं, और आप सीएम से बात कर रहे हैं, सीएम आपसे बात करने को तैयार नहीं है, और सरकार ऊपर से पैसा भेजने को तैयार नहीं, और वो मुआवजा मांग रहे हैं, आपकी छाती पे खड़े। अब आप कहोगे कमाल है यार, सरकार इन लोगों ने चुनी है, ये क्यों नहीं सुनती सरकार इनकी। और इन लोगों को भी अपनी सरकार को जब वोट देते हो तो थोड़ा सोचना चाहिए किसको वोट दे रहे हो। अब चिल्ला रहे हो उसके खिलाफ, मैं के बीच में क्या कर सकता हूँ, और आप उद्विग्न हो रहे हैं, जबकि आपको ये मानना चाहिए कि आप वहां ड्यूटी पे हो, ये अलग पार्टी है, वो अलग पार्टी है, आप दोनों के बीच में ड्यूटी कर रहे हो, बस बात खत्म। ये 4 दिन तक हड़ताल चलेगी तो 4 दिन चलाओ, 10 दिन चलानी है तो 10 दिन चलाओ। उनके कान पे जब जूंग रहेंगी तब वो पैसे डालेंगे खाते में, तो मैं इनको दे दूंगा चेक। और तुमको नहीं मानना और कंटिन्यूअस चिल्लाते रहना तो चिल्लाते रहो, मेरा क्या, मैं तो घर जा रहा हूँ, अभी 6 बजे घर चला जाऊंगा, तुम बैठे रहना है चिल्लाते रहना, आप अपनी ड्यूटी कर रहे हो। कई लोग दिल पे ले लेते हैं और उसके बाद पसीना पसीना हो जाते हैं, और घर जाकर के बीवी पे चिल्लाते हैं, तुम जानते नहीं वहां मैं कितना परेशान हूँ। बीवी बोलती है मैंने अच्छा खासा कलेक्टर देख के शादी की, ये क्या समस्या है, तो तुम परेशान हो तो तुम छोड़ दो, कलेक्टर तुमसे नहीं होती तो। बोले सब लोग षड्यंत्र कर रहे हैं, इतने लोग ले आए थे, कोई षड्यंत्र कर रहे हैं तो देखा जाएगा, आप अपनी कलेक्टरी करो। तो जो उद्विग्न हो जाते हैं ना, छोटे छोटे अंदर से मजबूत नहीं रहते, फिर आप देखोगे चंपारण सत्याग्रह, ये वो, गांधी ने तो यही सब सिखाया था, और इसी से अधिकार मिलते हैं। इसलिए आप देखोगे कि विपक्ष में रहते हैं ना, तब सब लोग भड़काते हैं जनता को, और सत्ता में जाते ही सब उपदेश देना शुरू करते हैं जनता को ऐसा काम नहीं करना चाहिए, हम अभी चीन से लड़ने में व्यस्त है और तुम हमारा ध्यान भटका रहे हो। बात समझ में आ रही ना। बोलेंगे चीन देखो हमको आंखें दिखा रहा है, हमको पाकिस्तान को सबक सिखाना है, और इधर तुम ध्यान भटकाओगे, तो ये तो देशद्रोह हुआ, हम सबक नहीं सिखा पाएंगे फिर उनको। तो भैया जब कांग्रेस ऐसी आंखें दिखा रही थी उनको, उधर वो
सब झंझट चल रहा था, तब तुम भी तो ध्यान भटका रहे थे ना जनता के माध्यम से। अब कांग्रेस वाले भटकवा रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि जब मैं बैटिंग पे आऊं तब सारे फील्डर सो जाए मेरा चौका कोई ना पकड़े, मुझे छक्का लगाने दें। ये कौन बीच में आ गया? इसने अच्छे खासे 2 रन हो सकते थे, 1 ही रन हो पाया। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। और दर्शकों ने सिर्फ चिल्लाने लग जाए, उसको मारने लग जाए, बार बार चौका रोक लेते हो। ये ट्रोल करने वाले ऐसे होते हैं तो भैया वो खेल रहे थे तब भी तो सब रोक रहे थे, फील्डिंग तो ऐसी होती है। क्रिकेट गेम का धर्म ही यही है, उसमें यही होता है। तो विपक्ष का काम ही है रोकना, वो ना करे तो तुम जान खाओ, तुमने ठीक से रोका नहीं। ये देखो कितने रन बना गया। तुम क्या वैसे ही खड़े थे बुत बन के? कई लोग बोलते हैं भारत में विपक्ष सो रहा है, विपक्ष नाम की कोई चीज ही नहीं है। अरे जब वो चिल्लाता है तो समस्या आती है, तुम खिलाफ हो जाते हो उसके। कुछ बात समझ में आई ना? तो जो विपक्ष में रहेगा वो चिल्लाएगा, उसका काम है। सही बात को भी गलत बताया, हाँ बताएगा, उसमें क्या है। फिर कहोगे राजनीति कर, तो राजनीति तो करेगा नहीं, वो कोई बैंड पार्टी थोड़ी है राजनीतिक पार्टी, उसने काम है एक राजनीतिक पार्टी, उसी नाम से उसने रजिस्ट्रेशन कराया और खुद को वो राजनेता बोलता है, तो राजनीति तो करेगा। इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। अरे किस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए? धर्म पे नहीं होनी चाहिए, फिर किस पे होनी चाहिए? जाति पे नहीं होनी चाहिए। क्यों? जातियां नहीं है क्या? धर्म नहीं है क्या? जो भी इस देश में है उन सब पे राजनीति होगी। एमएसपी पे भी होगी, क्योंकि एमएसपी है। हट जाएगी तो भी होगी, क्योंकि पहले थी आगे सब। मंदिर चूंकि बन रहा है और उसकी वजह से वोट मिल रहे हैं, तो मंदिर पे राजनीति होगी। इसका मतलब राम पे राजनीति, राम पे भी राजनीति करोगे? अरे तो राम मानते हैं ना लोग, और उसके आधार पे वोट देते हैं, तो राजनीति तो होगी। आरक्षण पे भी राजनीति क्यों नहीं होगी? आरक्षण लोगों को मिल रहा है, नौकरी मिल रही है उसकी वजह से, एक को नहीं मिल रही है, तो राजनीति होगी। जाति पे होगी तो क्या जातियां खत्म हो गई हैं भारत में? जातियां नहीं है, खत्म हो गई हैं क्या? तो जाति पे राजनीति होगी। ये तो जाति आधारित राजनीति है, ये तो धर्म आधारित राजनीति है, ये बिल्कुल गलत है। जो भी चीज इस देश में है, जिससे भी फर्क पड़ता है, जो भी उपस्थित है, सब पे राजनीति होगी। और सारे राजनीतिक दल करेंगे? अरे तो आप खुद ही बोल रहे हो कि वो राजनीतिक दल है, तो फिर फुल टाइम है ना, वो तो पार्ट टाइम थोड़ी है। ऐसे थोड़ी कि सबके जूते की दुकान है, किसी की बेकरी है और किसी का एक वो जो है मॉल चल रहा है, और फिर पार्ट टाइम वो एक आध घंटे के लिए राजनेता है। ऐसे थोड़ी है, फुल टाइम राजनेता है। कोई सांसद है तो फुल टाइम पॉलिटिकल लीडर है, फुल टाइम है। एक प्रोफेसर है, उसको जाके तुम कहोगे तुम पढ़ाते रहो, मतलब तुम पढ़ाओगे? अरे पढ़ाएगा नहीं तो फिर क्या करेगा भैया, प्रोफेसर हो। स्टूडेंट को कहोगे तुम मतलब हमेशा पढ़ते ही रहोगे? अगर आईएएस की तैयारी कर रहा है तो पढ़ेगा 12, 13, 14 घंटे। जब देखोगे तब किताब लेके बैठ जाते हो। ऐसे पॉलिटिशियन को बोलते हैं लोग आजकल, मीडिया वाले, आप इस पे भी राजनीति करने आ गए अरे भैया वो राजनेता है और उसका मुख्य काम है राजनीति, वो राजनीति करेगा, ठीक है, वो इसी के लिए है। दूसरा वर्ग क्या कर रहा है? दूसरी पॉलिटिकल पार्टी क्या कर रही है जिसका तुम फेवर कर रहे हो? वो राजनीति नहीं कर रही क्या? मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो आप एडमिनिस्ट्रेशन में रहोगे तो आप कलेक्टर रहोगे तो आप कलेक्ट्री करोगे। कलेक्टर को कोई बोलते हैं आप कलेक्ट्री करोगे, तो फिर उसको बोलते हैं जो वहां पर समाचार दे रही है लड़की या लड़का कोई भी, तो उसी को बोलते तुम हमेशा समाचार ही पढ़ते रहोगे तो ये तो कॉम्प्लीमेंट है। जब कभी कोई किसी का काम है और अगर वो उसको करने के लिए कहा जा रहा है तो ये कॉम्प्लीमेंट है, गाली नहीं है। पॉलिटिशियन को आप कहोगे कि आप हमेशा राजनीति करते हो, हर चीज पे राजनीति करते हो, 24 घंटे तुम्हारे ऊपर राजनीति घुसी हुई है। अगर वो सफल हो जाता है नरेंद्र मोदी की तरह तो बोलते हैं बहुत क्लेवर है और बहुत ऐसे, इनकी राजनीति बहुत जबरदस्त है और ये तो राजनीति के चाणक्य है, और इस तरह से कहा जाता है। और असफल हो जाता है तो उसको गाली दी जाती है। तो वही व्यक्ति सफल हो जाता है तो उसको कहते हैं ये प्योर पॉलिटिशियन है, प्योर। इनकी क्वालिटीज देखो, रात दिन इनके दिमाग में यही चलता रहता था, चुनाव 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 चुनाव, और चुनाव कैसे जीते हैं, और ये जीत गए देखो।
ऐसे रिजल्ट आते हैं। तो रात दिन आपको भी आईएएस की तैयारी करनी पड़ेगी, दिन भर दिमाग में आईएएस आईएएस आईएएस, तो बनोगे। तो जो पॉलिटिशियंस के गुण दिखाए जा रहे हैं वही यहां रहेंगे। अब कुछ कंसेप्ट क्लियर हुए आप लोगों के थोड़े बहुत, और इन सबको थोड़ा सा ना अपने खुद से अलग करो, इन सेगमेंट को यूं करो, आप खुद को मत बनाओ किसी में, मैं इस पार्टी का हूं, मैं इसको फॉलो करता हूं, नहीं, ये है, ये है, इसे थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन में आने के बाद ये ऐसे, ये इस जाति का है, ये इस जाति का है, मैं किस जाति का हूं उसमें मत घुसो। आपकी पॉलिटिशियन की कोई जाति नहीं है, पॉलिटिशियन का कोई धर्म नहीं है, सॉरी एडमिनिस्ट्रेशन का कोई जाति नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन का कोई धर्म नहीं है। आप एडमिनिस्ट्रेटर हो, आप सबके हो, आपको सेक्युलर रहना है, सब तरह के लोगों को मदद करना है। ये लोग देखो, आपको ये नहीं कहना है कि हम लोगों का जुलूस निकलने वाला है गणपति का, हमारे गणपति तुम्हारे मस्जिद के उधर से जाएंगे, ये लैंग्वेज आपकी नहीं होनी चाहिए। आप करेंगे, आप कहेंगे देखो ये जो लोग हैं ये उस दिन गणपति का जुलूस निकालेंगे और ये तुम्हारी मस्जिद के सामने से गुजरेगा, इन लोगों का जुलूस, यस, ऐसी लैंग्वेज होती है एडमिनिस्ट्रेटर की। ऐसे में कोई उठ के ये नहीं कह सकता है कि आप अपने आप को इसमें इंक्लूड कैसे कर रहे हो, और तब आपके हाथ में वो कलावा वलावा नहीं दिखना चाहिए नहीं तो अपने आप ही सिंबल से आप सीधा उसमें हो जाओगे। तो आपको ऐसे कोई सिंबल नहीं पहनना है जिससे आप किसी जाति विशेष धर्म विशेष के लगो, या उसी दिन तिलक निकाल के आ गए कि आज हिंदू मुस्लिम दोनों मेरे मीटिंग में आएंगे, ऐसे कोई सिंबॉलिक नहीं होना चाहिए। मैं अपना गायत्री परिवार का झोला एकेडमी में लेके घूम रहा था जब मैं जॉब में था, ट्रेनिंग में था, तो एक पंडित जी थे, पांडे जी थे या मिश्रा जी थे, कुछ थे, भूल गया मैं सरनेम उनका, शुक्ला जी थे, हाँ अब याद आया, शुक्ला जी थे। तो उन्होंने कहा मिस्टर राव तुम ड्यूटी पे हो? मैंने कहा हाँ सर, मतलब नहीं तुम तो ट्रेनिंग में हो ना, ट्रेनी हो तुम? मैंने कहा हाँ ट्रेनी तो हूँ। ये क्या है? मैंने कहा ये गायत्री परिवार का झोला तो इसको रखते हैं और रूम में, आज के बाद ऐसे दिखोगे नहीं कभी। कोर्स डायरेक्टर थे हमारे मार्क्स वगैरह सब उन्हीं के हाथ में थे, तो डरते थे हम सब लोग उनसे, कहीं फेल कर देंगे तो नौकरी चल जाएगी। तो रख क्या है झोला तिलक लगा के घूम रहे तो टायर ठोक दे। नहीं, जॉब में एक बार मैं ड्यूटी पे था जॉब में, तब कुर्ता पहन के चला गया, वो छुट्टी का संडे के दिन था और थोड़ा सा प्रोग्राम भी इसी टाइप का था, धार्मिक वाला, हिंदू धर्म का, कुछ रथ यात्रा टाइप कुछ ऐसा कुछ था। तो उस दिन मैंने कहा यार आज थोड़ा रिलैक्स रहा जाए, बेल्ट वेल्ट जूते वूते क्या ये सब रोज का रोज, आज कुर्ता पहना जाए, जींस के ऊपर कुर्ता पहना जाए। तो कुर्ता टांग के चले गए, तो हमारे जो बॉस थे उन्होंने मेरे से बात ही नहीं की, कौन हो तुम अरे आपने कहा सर कमाल, बहुत इंसल्ट की उन्होंने। दोपहर तक 12 बजे से 2:30 बजे तक मैं मतलब 3-4 बार उनके पास गया, वो जबकि फ्रेंड जैसे रहते थे बहुत, मतलब हम लोग ऐसे वो इतने सीनियर थे, 15 साल सीनियर थे हमसे, 10 साल करीब, और हम उनकी कार की बोनट पे, कई जवान लोग रहते थे पुलिस वाले, तो मूंगफली वाले से मूंगफली उठा लाते थे खाने पीने का या कई बार पैसे तो वो देते नहीं पुलिस वाले, आप जानते हो, किसी खाने पीने वाले से कुछ उठा लाते, फिर हमारे वहाँ हमको ला के सर ये गर्म है, ये कुछ खाएंगे, तो हम दोनों उनके बोनट पे रख के और खाते थे कई जगह पे। बहुत बहुत फ्रेंडली थे, घर पे भी बुलाते थे, डिनर भी कराते थे। और मैं एक लॉज में रहता था, मतलब होटल थी छोटी, ज्यादा महंगी नहीं थी, उसमें रहता था। गेस्ट हाउस में मुझे सूट नहीं करता था क्योंकि प्योर वेजिटेरियन और वहाँ नॉन वेज बनता था गेस्ट हाउस में, तो मैं बाहर से टिफिन मंगवाता था खाने का। और गवर्नमेंट क्वार्टर जो है वो मैं अकेला रहता था, फैमिली को लाया नहीं था। एक तो मेरे को रिजाइन देने का मूड रहता था, तो जॉब कब तक करूंगा ये पक्का नहीं था, तो फैमिली को लाना और सारा सामान जमाना। तो मैं जिस भी जॉब में जाता था तो होटल में ही रहता था, होटल में अपना एक रूम ले लेते थे और जॉब ज्वाइन कर लेते थे, और ऑफिस जाना, ऑफिस की जो गाड़ी होती थी वो होटल में छोड़ जाती थी, और मैं अपना फ्री रहता था।
बहुत ज्यादा फ्री रहता था। ऐसे गवर्नमेंट क्वार्टर वगैरह अलॉट होते हैं, पर मैं कभी लेता नहीं था। तो अलग तरह की लाइफ हमने वो जी, तो वो उसमें भी आ जाते थे। वो बोलते हैं यार रिलैक्स है यार तुम्हारे यहाँ होटल में, अब यहाँ कुछ भी अपन मंगा के खाएंगे पिएंगे, अच्छा है तुम्हारे पास। तो वो भी बॉस जो हमारे थे वो बोले यार वो जिंदगी बेकार है, तुम मस्ती से अच्छा जी रहे हो। उसमें नौकर ही इतने रहते हैं, घर में 15 नौकर होते हैं, माली, चौकीदार, ड्राइवर, सब करके 20 लोग होते हैं। उसमें मजा नहीं आता जिंदगी में। अब यहाँ तुम्हारे यहाँ बढ़िया अच्छे से, तो हम तरबूज लाते थे, उसको फोड़ के खूब खाते थे पूरे ऐसे। बोले वहां तो वो एक कटोरी में 6-7 पीस ला के देते थे छोटे छोटे से तरबूज के, उसमें भी वो कांटा ला के लगा के दे और उसको खाओ। चलो ऐसे कैसे तरबूज खाया जाता है जिंदगी में? तो हमने तरबूज बहुत अलग तरीके से खाया। वो जब तक सब कुछ गीला ना हो जाए, कपड़े पड़े कुछ तब तक मजा ही नहीं आता है। तो उनको तरबूज का बहुत शौक था। वो फिर हम लोग होटल वाले जो वेटर वगैरह होते थे या ऐसे, उनको बोलते थे कि जाओ 1 किलो मूंगफली ले आओ, जाओ 1 किलो गाजर लेके आओ, ऐसी बहुत सारी चीजें मंगाते थे। फिर हम खूब खाते थे। फिर मैंने उनको स्प्राउट खाना सिखाया। वो स्प्राउट कभी नहीं खाया था उनने, पसंद नहीं था उनको, पर मैं खाता था तो उनने भी खाना शुरू किया। फिर मैंने कहा सर ये मैं मॉर्निंग में खाता हूँ सुबह 5:30-6 बजे, और फिर मैं दौड़ने जाता हूँ, तो कल मैं भी चलूंगा। तो फिर वो 5:30 बजे आने लगे सुबह मेरे साथ। वो फिर हम स्प्राउट बाद में आके खाते थे, पहले दौड़ने जाते थे, फिर स्प्राउट खाते थे, फिर कॉफी पीते थे साथ में बैठ के। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि दरअसल आपको फॉर्मल रहना पड़ता है, ऐसे आप रह नहीं सकते, ऐसी जिंदगी नहीं जी सकते। सिविल सर्विसेज में जाकर के फिर आपको एक पैटर्न में रहना पड़ता है, आपको सेक्युलर दिखना पड़ता है, और आपको सेक्युलर होना पड़ता है। वैसे देखा जाए तो आप धर्म विशेष के साथ इस तरह से जुड़ाव महसूस नहीं करा सकते। तो कौन सा गुण होना चाहिए? अब ये रजोगुण के साथ साथ ये गुण है तटस्थता। तटस्थ होना पड़ता है आपको। क्या बोलेंगे? तटस्थ को पार्शियलिटी नहीं करना, इम्पार्शियल। आपको इम्पार्शियल होना पड़ता है। तो एक और गुण लिख लीजिए, इम्पार्शियल। तो पार्शियलिटी वाला वो आता है, भाई भतीजावाद नहीं होगा, नेपोटिज्म नहीं होगा। आते हैं नहीं सब? फिर ये प्रश्न आते हैं 4th पेपर में। अभी तो मैं आपको वहां से निकाल करके केवल थिंकर से ही बता रहा हूं, मॉडर्न हिस्ट्री से। बाकी और भी चीजें आएंगी मॉडर्न हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री से और भी चीजें निकलेंगी। अभी तो मैं एक ही चीज बता रहा हूं, कौन सी? थिंकर्स। और मॉडर्न हिस्ट्री में भी जो थिंकर्स हैं वो बड़े गिने चुने वाले लिए हुए हैं। विवेकानंद लिए हैं, है ना, गांधी लिए हैं, अंबेडकर लिए हैं, ये लिए हैं, और जयप्रकाश नारायण। और ये तो पोस्ट मॉडर्न वाले हैं। ये तो क्यों कहें कि अभी सिंस इंडिपेंडेंस वाली बात आ जाती है, आजादी के बाद की बात आ जाती है। आजादी के बाद के भारत में आप जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया स्वतंत्रता संघर्ष में हैं, लेकिन उनके विचारों के प्रभाव आपको बाद में देखने को मिलते हैं समाजवाद के रूप। तो समाजवादी विचारक जिसमें लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, ये सब अपने स्टूडेंट लाइफ में इन लोगों से जुड़े थे, और इन्होंने जाति विहीन समाज बनाने की कोशिश की थी, समता मूलक समाज बनाने की कोशिश की, कास्टलेस सोसाइटी। जयप्रकाश नारायण के और इनके आंदोलन से प्रभावित होकर के लोगों ने सरनेम छोड़ दिए थे अपने। ढेरों लोग अपने सरनेम नहीं लिखते। बिहार में बहुत अच्छी परंपरा है, बहुत सारे लोग सरनेम नहीं लिखते। रवीश कुमार, कुमार लिख देते, बस कुमारी लिख देते हैं, कुमार लिख देते। दीपिका कुमारी, प्रियंका कुमारी, ऐसे नाम रहते हैं। सुनते हो कि बिहार में नाम कुमार और कुमारी लिखते हैं? कोई है बिहार से आपके इसमें? अभी नहीं है, वहां चला नहीं है। आप ब्राह्मण भी होगा, रवीश कुमार ब्राह्मण है, लेकिन पता नहीं चलता रवीश कुमार, इतना वर्ड लिखता। सरनेम छोड़े हुए ढेरों लोगों ने सरनेम छोड़ दी है, क्योंकि सरनेम से जातिगत पहचान होती है, अहंकार आता है, सफलता मिलती है, सपोर्ट मिलता है। और जो दलित है उनको नुकसान भी होता है, क्योंकि सरनेम से पता चल जाता है कि ये दलित है, तो उसको नुकसान होता है। तो लोगों ने सरनेम छोड़े, आंदोलन था ये सरनेम छोड़ने का।
उपनाम छोड़ो, जाति छोड़ो। एक जाति तोड़क मंडल कुछ आता है मॉडर्न हिस्ट्री में, जाति तोड़क समाज या जाति तोड़क मंडल, किसने किया था बताओ जरा। ये जीएस का प्रश्न हो सकता है आपका, ऑब्जेक्ट ढूंढना, जाति तोड़क मंडल। गोपाल कृष्ण गोखले को इसलिए याद किया जाता है कि वो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी और वो और अंबेडकर का बहिष्कृत हितकारिणी सभा थी ना, बहिष्कृत हितकारिणी। बहिष्कृत मतलब समाज से जिनको एक्सक्लूड किया गया, बाहर निकाल दिया गया, दलित, अछूत, उनके हितों का संभालने वाली सभा। तो नाम सभा आप जाकर के देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि किसके लिए। उस समय में अनटचेबिलिटी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस में थे। हालांकि अंग्रेज तो सारे हिंदुओं को ही या सारे भारतीयों को, मुसलमानों को और सबको अनटचेबल मानते थे ना। अंग्रेजों के लिए तो सभी अछूत थे, लेकिन भारतीय समाज में अंग्रेजों के अलावा अगर भारतीय समाज में देखें तो छुआछूत बड़ी प्रचलन में थी। तो मैं जो आपसे जितनी भी चर्चाएं कर रहा हूं, इन्हीं से कहीं कहीं घुमा फिरा के प्रश्न आएंगे, मॉडर्न हिस्ट्री में भी आएंगे, एथिक्स के पेपर में, कि किसने इस प्रकार की व्यवस्था ठीक करने की कोशिश की। इसलिए मैंने अभी कहा कि यूपीएससी बड़ा सिलेक्टिव हो जाता है प्रश्न पूछने में, सिलेबस को डिजाइन करने में। और भी लोग हैं, आप कहोगे कि इन्होंने कुछ नहीं किया था, कि आप सिर्फ इन्हीं की बात कर रहे हैं। अरे भैया, पर वो पूछा नहीं जाएगा ना, पूछा ये जाएगा जो हम बता रहे हैं। आप जो सोच रहे हैं, आपके दिमाग में जो चल रहा है, उसका प्रश्न नहीं बनना। तो यूपीएससी सिलेक्टिव हो जाता है, जैसा मैंने अभी बताया भगत सिंह का और गांधी का, कि गांधी सूट कर जाते हैं, भगत सिंह सूट नहीं करता। आपके घर में गांधी जैसा व्यक्ति हो चलेगा, भगत सिंह पैदा हो जाए तो स्वीकार नहीं करेंगे। मेरे जैसा व्यक्ति जो नौकरी भी करता है या घर परिवार को पालता है, थोड़ा बहुत धर्म का पालन भी कर देता है, और गायत्री परिवार में पीला कपड़ा भी पहन लेता है, और यहाँ गायत्री परिवार में भी आ जाता है, तो ऐसे बच्चे से किसी को नुकसान नहीं है। मेरे परिवार वाले बहुत खुश हैं, और बहुत सारे लोग ऐसा ही बच्चा चाहेंगे कि हमारा बच्चा भी ऐसा ही हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये कुछ त्याग नहीं करता, बहुत ज्यादा पैसा भी कमाता है, अच्छे कपड़े भी पहनता है, समय समय पे पीला कपड़ा भी पहन लेता है, धार्मिक भी हो जाता है। लेकिन अगर मैं जीवन दान दे दूं वहां पर शांति कुंज में जाके, तो सारी सुख सुविधाएं बंद हो जाएंगी। 6-7 हजार रुपए, 9 हजार, 10 हजार कुछ मिलेगा एक महीना चलाने के लिए, उसमें परिवार को चलाना है, बहुत कम खर्चे में रहना है। और गुरुजी बोलते थे ब्राह्मणोचित जीवन है। एक ब्राह्मण को क्या चाहिए? 2 जोड़ी कपड़े और ये, और दोनों समय का खाना, बस। लेकिन बच्चे को अगर आईएएस की तैयारी करानी हो, तो दिल्ली में कोचिंग कराना हो, तो 1.5 लाख रुपया चाहिए। तो वो उस 9 हजार रुपए में से कैसे बचाएगा? जो 1 महीने का 9 हजार मिलता है, उसमें से बचाएगा कैसे? आगे समझे? तो ऐसा क्रांतिकारी आदमी कोई अपने घर में पसंद करेगा? इसलिए बोलते हैं भगत सिंह दूसरे के घर में पैदा हो, ऐसी अपेक्षा की जाती है। भगत सिंह तो पैदा हो, इस देश की आवश्यकता है, लेकिन हमारे घर में पैदा ना हो। भगत सिंह पड़ोसी के यहाँ पैदा हो, दूसरे के यहाँ पैदा हो, और फिर वो देश की रक्षा करे। जो सैनिक बॉर्डर पे शहीद होते हैं, उनका जुलूस भी निकालते हैं, सम्मान भी करते हैं, सब करते हैं, अंत्येष्टि में भी भावुक हो जाते हैं लोग। लेकिन कितने लोग हैं जो अपने घर में सैनिक पैदा होते हुए अपने बच्चे को सैनिक बनता, आईएएस बनते हुए, डॉक्टर, इंजीनियर, नौकरी वाला कोई भी, आप मैनेजमेंट में जाओ, ये जाओ, वो जाओ, पैसा कमाओ, बड़ी सैलरी लेके आओ, लेकिन मरने का रिस्क ना हो। अब फौज में जाओगे तो मरने का रिस्क है पहले नंबर पर, सबसे पहले तो जान ही दांव पे लगी रहती है। तो इतना गौरवशाली है तो तुम अपने बच्चे को क्यों नहीं भेजते? नहीं भेजेंगे। वही वाली चीज है यहाँ पर भी, इसमें भी वही लागू होती है। तो वो लोग ही अलग होते हैं जो अलग तरीके से सोचते हैं, त्याग के दृष्टिकोण से सोचते हैं। इसलिए सिलेबस यूपीएससी का बड़ा अलग टाइप का रखा गया, रजोगुण वाला है, सतोगुण वाला भी नहीं है और तमोगुण वाला भी नहीं।
यानी कि एकदम राक्षस जैसा भी नहीं और एकदम देवता जैसा भी नहीं, इंसान जैसा इंसान बने रहो, इंसानियत जैसा। तो आपको एक अच्छा इंसान बनना है, एकदम देवदूत जैसा भी नहीं बनना, देवताओं जैसा भी नहीं बनना, और एकदम राक्षस भी नहीं रहना है, क्योंकि भलाई क्या करोगे फिर समाज की। तो समाज की भलाई करने के लिए पढ़ना लिखना है और खूब अच्छे से समाज की समस्याओं को जान करके उसको सॉल्व करना, ये आपका सिलेबस। और इसमें जो जो व्यक्तित्व मदद करते हैं उनको सिलेबस में डाल दिया। ठीक है, क्लियर हो गया ना। तो सद्गुण कहाँ से आपको बोरो करने हैं उसकी एक लिस्ट जो है सिलेबस देके, एमपीपीएससी का मेंस का सिलेबस देखो और उसमें जितने लोगों के नाम दिए हैं उसकी लिस्ट बनाओ, उन सबका जीवन परिचय इस बार का आपका होमवर्क है, सप्ताह भर का। विचारकों के जीवन परिचय, मॉडर्न हिस्ट्री भी तैयार हो जाएगी। इसके लिए इग्नू के नोट्स का सहारा ले सकते हो, ई ज्ञान कोश पे चले जाओ। जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स हैं वो आपको पॉलिटिकल साइंस वाले सिलेबस में से मिल जाएंगे, मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर है वो पॉलिटिकल साइंस से मिल जाएंगे, इंडियन पॉलिटिकल थिंकर आपको हिस्ट्री वाले सिलेबस से मिल जाएंगे और पॉलिटी से भी मिलेंगे, पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस में से मिल जाएंगे, हिस्ट्री में से मिल जाएंगे, कुछ आपको समाजशास्त्र में जाके मिलेंगे, सोशियोलॉजी वाले में जाके मिलेंगे। तो 3 सब्जेक्ट का नोट्स आपको तलाशना पड़ेगा, बीए का भी और एमए का भी। और जो सिलेबस आप जाकर के देखोगे वहां पर जीवन परिचय रहेगा और फिर उनके विचार, जीवन परिचय और विचार, ये वहां से पढ़ो। किसी के नोट्स पढ़ने का कोई ज्यादा फायदा नहीं है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने इतना कलेक्शन कोई कर नहीं पाया, क्योंकि 2014 में इसको शामिल किया गया और बहुत ज्यादा समय किसी को मिला नहीं, और मिला लेकिन कोई समझ नहीं पाया उस सिलेबस को इसलिए नोट्स ज्यादा अच्छे नहीं है। फिर भी हमने कुछ नोट्स अच्छे बनाने की कोशिश की है और कलेक्शन है हमारा भी, हमारा खुद का नहीं है, हमने भी एक तरह से इधर उधर से कॉपी किया है, लेकिन अच्छा कलेक्शन है एथिक्स के मामले में भी, हिंदी इंग्लिश दोनों में। मुझे लगता है कि आज आपको शुरुआत हो गई है एथिक्स की, बैकग्राउंड ठीक लगा आप लोगों को, कुछ कुछ समझ में आया, नई चीजें दिखी आपको, नया सोचने का तरीका। हाँ, तो ये रहेगा एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से आपका सोच विचार। तो चलिए होमवर्क करिए, नेक्स्ट वीक हम आगे बढ़ाएंगे इसको, टॉपिक वाइज चलेंगे, ठीक है, टॉपिक वाइज चलेंगे। शांति पाठ। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टासु शांतिर्भवतु। बोले गायत्री माता की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की।